सो प्यारे बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेव्स। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। पहली बात ना, वेव का मतलब क्या होता है समझिए। देखिए, चलती हुई एनर्जी को हम वेव कहते हैं। दोबारा, चलती हुई एनर्जी को हम वेव कहते हैं। जैसे साउंड अगर ट्रेवल कर रहा है तो हम बोलेंगे साउंड वेव, क्योंकि साउंड एक एनर्जी है। सोचो किसी के अंदर ताकत नहीं है, साउंड निकलेगा उसका? नहीं निकलेगा। किसी ने खूब खाया पिया है तो साउंड निकलेगा, क्योंकि खाने पीने से बॉडी में एनर्जी आती है, फिर वही एनर्जी साउंड बन जाता है, तो हम बोलते हैं साउंड वेव। सूरज की रोशनी को बोलते हैं हम लाइट वेव, क्योंकि वो चलती फिरती क्या है? एनर्जी। तो वैसे इसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या होता है? वेव कैरीज, डेफिनेशन नहीं मतलब वेव की अगर हम उसकी बात करें तो वेव कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। वेव एनर्जी एंड मोमेंटम को कैरी करता है। कैरी समझते हो? रखता है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे वाटर, हम कहते हैं देखो पानी की वेव आ रही है, क्योंकि पानी एनर्जी के साथ आ रहा है, तो हम कहते हैं वाटर वेव आ रहा है। तो वेव बेसिकली चलती फिरती एनर्जी को हम वेव कहते हैं। अब दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम के हिसाब से वेव को दो तरीके से हमने डिवाइड किया है। पहला होता है आपका मैकेनिकल वेव, जैसे साउंड, वाटर, एयर, इन सबको मीडियम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? मीडियम। दे नीड मीडियम। इनको मीडियम चाहिए चलने के लिए। जैसे साउंड है तो एयर में चलेगा, पानी में चलेगा, लोहे में चलेगा। जैसे मान लो किसी के कान के अंदर तुम लोहा डालो, एक लोहे की पतली सी उसके कान के पास रखो और यहां से ऐसे कर दो, खट, बहुत तेज आवाज जाएगी इसके कान में। लोहे का जो साउंड है बहुत तेज से ट्रेवल करता है, क्योंकि साउंड को मीडियम चाहिए, चाहे वो हवा हो, पानी हो, पानी के अंदर भी आवाज सुनाई देती है, पता है आप लोगों को? तो साउंड वेव को मैकेनिकल वेव कहेंगे हम, क्योंकि उसको नीड मीडियम। वैसी वाटर वेव को भी हम मैकेनिकल वेव कहेंगे, क्योंकि उसको भी मीडियम चाहिए। ठीक है ना? तो मैकेनिकल मीडियम कौन कौन सा? जैसे एयर का भी वेव हो सकता है, ठीक है ना? एयर वेव तो खुद ही मीडियम है। तो एग्जांपल के तौर पे हम ज्यादातर साउंड वेव को पढ़ते हैं, वाटर वेव को पढ़ेंगे। एयर यहाँ पर मीडियम है हमारा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन एयर्स के अंदर भी हम वेव क्रिएट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब नॉन मैकेनिकल वेव, देखो मैकेनिकल का मतलब है जिसको मीडियम चाहिए, नीड मीडियम। नॉन मैकेनिकल का मतलब है भाई जिसको मीडियम से मतलब नहीं है, नो नीड ऑफ मीडियम। इसको मीडियम की कोई नीड नहीं है, नो नीड ऑफ मीडियम। नॉन मैकेनिकल, इसको मीडियम की नीड नहीं है। जैसे लाइट वेव, सूरज की रोशनी बिना किसी मीडियम के आती है। ऐसा होता है कि हमारे चाचा जा रहे हैं सूरज से लाइट यहाँ लेके आ रहे हैं, कोई मीडियम चाहिए? ऐसा नहीं है। लाइट, सूरज है तो वहां से लाइट अपने आप आएगी, कोई मीडियम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वहां पर हवा है या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। धूल मिट्टी कंकर कुछ भी है, पहाड़ पत्थर कुछ भी है, फर्क नहीं पड़ता। उसको चलने से मतलब है बस। वैसी लाइट वेव हो गया हमारा, हीट वेव हो गया। हीट को भी कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, समझे? हीट को भी मीडियम नहीं चाहिए। तो मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम चाहिए, नॉन मैकेनिकल जिसको मीडियम नहीं चाहिए। फिर तीसरा प्रकार का होता है हमारे पास, एक होता है मैटर वेव। देखिए तीन बता रहा हूं मैं आपको। पहला मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, और तीसरा हम पढ़ेंगे मैटर वेव। ये डी ब्रोगली साहब ने बताया था। थोड़ा सा मैटर वेव के बारे में बताऊं तो डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट थे, अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाइजेनबर्ग और इसके बारे में, इनके बारे में। तो मैटर वेव क्या, डी ब्रोगली साहब कहते हैं कि पहली बात तो थोड़ा हल्का सा मैं वेव के बारे में आपको समझाऊंगा, तब जाके आप समझ पाएंगे कहानी चल के आ रहा है। देखिए, पहली बात हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि एक जो हमारा वेव होता है, वेव को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पक्का देखा होगा, वेव को हम ऐसे इमेजिन करते हैं, पानी की लहरें जैसी होती है वैसे इमेजिन करते हैं। अब देखिए, वेव हमारा यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां तक गया है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको प्यार से हम वेवलेंथ कहते हैं। ये जो लैम्डा है इसका मतलब होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ। तो हमारे डी ब्रोगली साहब ने खुलेआम दुनिया को क्या कहा? एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक करूं, हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है, चलो। देखिए, हमारे डी ब्रोगली साहब ने खुलेआम दुनिया को कहा कि जो हमारा वेवलेंथ होता है वो होता है HYMV, जहां पर H का मतलब होता है प्लैंक साहब का कांस्टेंट। ये तो फिक्स वैल्यू होती है 6.626 10 की पावर -34। देखिए यहाँ पर M का मतलब मास होता है और V का मतलब यहाँ पर स्पीड होता है या वेलोसिटी होता है, जो मर्जी कह लो। तो ये है वेवलेंथ। कहते हैं जिसके पास भी मास होगा, जिसके पास भी वेलोसिटी होगा, उसके पास वेवलेंथ होगा। यानी इस पेन के पास मास है और पेन के पास वेलोसिटी है, तो मास इंटू वेलोसिटी से हमें वेवलेंथ मिलेगा। यानी इस पेन के, ये पेन भी वेव की तरह बन सकता है, वेव। तो ये मैटर है, अब वेव हो गया। इसलिए डी ब्रोगली साहब ने मैटर वेव के बारे में ये बताया कि हर मैटर वेव है, तो मैटर वेव, समझे? क्योंकि इसके पास क्या है अभी? एनर्जी। मास एंड वेलोसिटी की वजह से इसके पास क्या है? एनर्जी। तो चलती फिरती एनर्जी को हम वेव कह सकते हैं। ऐसा कुछ थियोरीज है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। तो अभी हम वेव का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि भैया मीडियम पे जो चले उसको मैकेनिकल वेव, जिसको मीडियम नहीं चाहिए नॉन मैकेनिकल वेव, और एक होता है मैटर वेव कि मैटर ही वेव है, कि हर मैटर के साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है। तो ये बेसिक बात है इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर को हम आगे लेके चल रहे हैं, आपको थ्योरी हल्की हल्की समझ में आ रही होगी। अब देखिए, वेव प्रोपोगेशन को हम समझते हैं। यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है, प्रोपोगेशन। अब आप सोचेंगे सर प्रोपोगेशन से क्या मतलब है? तो क्लियरली मैं आपको बता दूं, प्रोपोगेशन का मतलब होता है चलना, चलना। तो अभी हम देखने वाले हैं कि भाई वेव चलता कैसे है। अभी हमें पढ़ना होता है मैकेनिकल वेव, और 12th में पढ़ना होता है हमें लाइट वेव के बारे में। तो जो ये मैकेनिकल वेव है, समझिएगा,
फॉर एग्जाम्पल हमने वाटर वेव लिया, क्या लिया है, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, मान लो कि नीचे एक पानी का स्विमिंग पूल है या टब है या नदी है, पॉन्ड है, जो भी है, लेक है, जो मर्जी बोल लो, और आपने एक पत्थर गिराया। जैसे पत्थर गिराओगे पत्थर से वाइब्रेशन पैदा होगा। अब आप ये पाएंगे कि आपने पत्थर कहीं पे गिराया है, मान लीजिए आपने पत्थर यहां गिराया है, लेकिन यहां से आप क्या पाएंगे कि पानी की जो ऐसे 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 लहरें दूर दूर तक ऐसे बहती रहेगी, दूर दूर तक ऐसे चलता रहेगा। आप ये पाएंगे कि पानी की जो लहरें हैं वो काफी दूर तक उठी है। जैसे कई बार होता क्या है कि बहुत बड़ा समंदर है और उसके बगल में पहाड़ है, तो पहाड़ का कोई टुकड़ा गिर गया, तो पहाड़ के टुकड़ा गिरने से क्या होता है, इतनी तेज तक लहरें उठ उठ के जाती है कि कई शहर बर्बाद हो जाते हैं। तो ये जो लहरें उठ के जा रही है, डिस्टर्बेंस जा रही है, ये डिस्टर्बेंस चारों तरफ फैलती है, चारों तरफ। तो वेव का चलना कैसा होता है, तो ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हैं हम, मैकेनिकल वेव, मीडियम वाले वेव, जैसे पानी वाला वेव है हमारा, तो पानी वाला वेव ऐसे प्रोपोगेट करता है कि अगर आपने एक जगह डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो वो डिस्टर्बेंस चारों तरफ फैल सकता है, या जिस तरफ आप चाहते हो उस तरफ फैल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारा नासिर भाई है, नासिर भाई कहेगा फिर मुझे पकड़ लिया, नहीं ऐसी बात नहीं, छोड़ देंगे इस बार। सुनो, तो जैसे मान लो नासिर भाई है और भंडार, इनको पता लग गया कि भाई ये रहते हैं मान लो संगम बिहार में, इनको पता लग गया कि सीलमपुर में भंडारा है, दूर है सीलमपुर काफी, इन्हें पता लग गया भंडारा है। इन्होंने कहा कि चलो यार रास्ते में बस में जाऊंगा, एक तो हाथ मार लूंगा इधर उधर, पैसा भी कमाने को मिलेगा, भंडारा भी खाने को मिलेगा। तो ये भंडारे की लाइन में मान लो खड़े हो गए। अब भंडारे की लाइन में खड़े हो गए और जगह जगह कौन सी है, सीलमपुर, नहीं समझ रही बात को। तो वहां पर नासिर भाई को अगर किसी एक बंदे ने धक्का दिया तो क्या होगा, इनके अगले वाले बंदे को भी धक्का लगेगा, अगले वाले बंदे को भी धक्का लगेगा, इनके अगले वाले बंदे को भी धक्का लगेगा, तो लाइन से सबको धक्का लगेगा। क्यों, अगर हम एक जगह भी डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो डिस्टर्बेंस, वो एनर्जी आगे तक पहुंच रही है। कुछ ऐसा ही सिस्टम यहाँ पर भी है। मान लो लाइन से कहीं पर साइकिल लगी हुई है, मेट्रो के नीचे बाइक लगी होती है ना, मेट्रो के नीचे, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेट्रो नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं, सुनो, अरे होता है ऐसा, बहुत सारे गांव देहात में लोग होते हैं ना, मेट्रो या ऐसा सिस्टम देख, कोई भी इमेजिन कर लो कि लाइन से साइकिल लगी हुई है और तुम शरारती आदमी हो, तुमने देखा लाइन से साइकिल इतनी बढ़िया से कैसे खड़ी है, तुमने हल्का सा टच कर दिया, अरे गलती से हो गया, ओह, तुम्हारे मन में बदमाशी थी, तुमने क्या किया, हल्का सा टच कर दिया, पूरी साइकिल धड़ 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 धड़, पूरी एक सुर निकल आए सारे, समझो, तो सारी साइकिल लाइन से गिर रही है। तो ये क्या हो रहा है, दैट इज व्हाट, कि भाई आप एक जगह डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, वो डिस्टर्बेंस ट्रांसफर हो रहा है। इस प्रकार से वेव का प्रोपोगेशन होता है। वेव एक प्रकार से डिस्टर्बेंस है ना, इस केस में वेव क्या है, डिस्टर्बेंस ही तो है, जो डिस्टर्बेंस चल रही है उसी को तो हम वेव कह रहे हैं। पार्टिकल्स के जो मीडियम है, ये मीडियम पानी है, पानी के पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो गए, वो डिस्टर्ब हुआ, उसने अगले को डिस्टर्ब किया, उसने अगले को डिस्टर्ब किया, उसने अगले को डिस्टर्ब किया, डिस्टर्बेंस चलती रही चलती रही चलती रही। इस प्रकार से वेव प्रोपोगेट करता है। तो कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बेटा, समझ रहे हो, भंडारा, ठीक है। सो अब कुछ टर्म्स हमें सीखना होता है चैप्टर के अंदर। आप देखेंगे तो कुछ टर्म्स हमें दिखेगा, टाइम, यहां देखिए सबसे पहले हमें टर्म में सीखना होता है टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। अगर एक वेव यहां से स्टार्ट करके दोबारा यहीं पर आ गया तो इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। सर्कल समझो, सर्कल, मान लो एक सर्कल है, एक सर्कल में आप यहां से चलना स्टार्ट करते हैं और फिर वापस वहीं आ जाते हैं। देखो आधा सर्कल ये रहा, फिर आधा ये रहा, दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, फुल सर्कल। तो जब भी एक साइकिल कंप्लीट हो, एक सर्कल कंप्लीट हो, तो वहां तक के टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ वन साइकिल, टाइम ऑफ वन साइकिल को ही हम बोलते हैं प्यार से टाइम पीरियड। और यहां से यहां तक के लेंथ को तो हम बोलते हैं प्यार से वेव लेंथ। ये सब हम जानते हैं पहले से ही। अब दोस्तों कुछ रिलेशन हमें याद करने पड़ते हैं, जैसे कि हम जानते हैं स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो हम यहां लिख देते हैं आपको स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव क्या होगा, जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लैम्डा बोलते हैं। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, और टाइम को हम कैपिटल टी बोलते हैं। और आपको मैं क्लियरली बता दूं, एक चीज आप पढ़ते हुए आए हो, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 बाई टाइम पीरियड। तो ये जो 1 बाई टाइम पीरियड, देखो स्पीड है, स्पीड को मैं v लिख रहा हूं, तो ये वेवलेंथ है, और ये 1 बाई टी को बोल देंगे हम f, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 बाई टी। तो याद कर लो, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा भविष्य में। तो कुल मिला के ये छोटी मोटी टर्म्स हमें सीखना होता है वेव को समझने के लिए। चैप्टर बहुत आसान तरीके से बता दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए वेव मोशन में अगर हम थोड़ी सी थियरीज की बात करें तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए तो वेव मोशन क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम ड्यू टू द रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजिशंस। क्या मतलब है, जो अगर मान लो मैंने एक पत्थर डाला पानी में, तो उसके पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करने लग जाएंगे। मान लो यहां पर पत्थर गिरा तो वहां का पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो जाएगा। अब वाइब्रेशन की वजह से आसपास के पार्टिकल भी उसी अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट होंगे, फिर अगला पार्टिकल भी अपने पोजीशन पे वाइब्रेट होगा, फिर अगला पार्टिकल भी, यानी सारे अपने मीन पोजीशन पे, अपने मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है समझा रहा हूं। देखिए मान लीजिए एक पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम की जो पोजीशन है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन।
और ये वाइब्रेशन इसी की तरफ कभी ऊपर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इस मीन पोजीशन के अबाउट ही वाइब्रेट करता रहता है। नहीं समझे मेरी बात को? वैसे ही अगर एक पार्टिकल यहां पर है तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। देखो अगर पार्टिकल यहां पर था और तुमने पत्थर मार दिया, उस पर क्या मार दिया, तो पार्टिकल नीचे जाएगा, फिर अपनी जगह पर लौटेगा तो ऊपर आएगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, वहीं पे वाइब्रेट। नहीं समझ पा रही बात को? अरे गधो, अगर एक पार्टिकल था यहां पे, अब इस पार्टिकल को आपने ऐसे धक्का मार के नीचे कर दिया, नीचे खींच दिया, तो इनर्शिया कहता है नहीं भैया तुम मेरे बंदे को नीचे कैसे ले जाओगे। इनर्शिया सुना आप लोगों ने? इनर्शिया कहता है अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन पे है तो। चलो मैं आपको थोड़ा ना वेव मोशन, जो मैकेनिकल वेव है उसकी पूरी मैकेनिज्म ही सिखा देता हूं। देखिए ये सीखने के लिए प्रयास कीजिए कि मान लो यहां पर एक पार्टिकल है, ये बड़ी शांति से यहां पर बैठा हुआ है, ये पार्टिकल यहां शांति से बैठा है, उसके बगल में एक दूसरा पार्टिकल है और उसके बगल में भी दूसरा पार्टिकल है। पहले वेव मोशन को समझो, और तुमने मजे लेने के लिए तुमने इस पे नीचे फोर्स लगा दिया। अब जब ये नीचे जा रहा होगा तो इसके आसपास के पार्टिकल बोलेंगे अरे भाई तू हमें छोड़ के मत जा। इसको पता क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। अगर कभी आपने इलास्टिसिटी वर्ड सुना हो तो कहता है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है एक बॉडी अपने शेप को रीगेन करना चाहता है। क्या करना चाहता है? इसीलिए वो अपने अंदर रीस्टोरिंग फोर्स पैदा करता है। क्या पैदा करता है? सोचो अगर इस पार्टिकल को मैं नीचे ले जाऊं तो ये पार्टिकल यहां पर आ जाएगा, तो बॉडी का शेप क्या हो गया? डिस्ट्रॉय। तो इसके बचे हुए पार्टिकल इसको बुलाएंगे, वो बोलेंगे भाई ऊपर आ जा, भाई ऊपर आ जा, तेरा शेप डिस्ट्रॉय हो गया है। नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? अगर मैंने इसको यहां से गायब कर दिया तो इसके आसपास के पार्टिकल क्या कहेंगे? बोलेंगे, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हमेशा चाहेगा रिस्टोर करना बॉडी को, तो इलास्टिसिटी की वजह से ये ऊपर जाना चाहेगा। ऊपर जाने के लिए इसके अंदर वेलोसिटी पैदा होगा। क्या पैदा होगा? समझा? अब ये पार्टिकल ऊपर जाना चाहेगा लेकिन इसके अंदर आ जाएगा वेलोसिटी। क्या जाएगा? और आपको पता होगा अगर कोई इंसान भागने लग जाए तो जहां रुकना है वहां नहीं रुकता। अगर मैं भाग रहा हूं और मुझे रुकना इस गेट के पास है तो तुरंत वहां नहीं रुक सकता मैं, इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया अगर मैं साइकिल चला रहा हूं और मैंने कहा मैं ब्रेक मार के वहीं रुक जाऊं, ऐसा नहीं होता कभी। आप ब्रेक मारेंगे तो आप भी ऐसे झुकेंगे, साइकिल भी थोड़ी सी आगे जा सकती है। इनर्शिया कहता है अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। तो जब ये पार्टिकल ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है तो उसके अंदर वेलोसिटी पैदा होता है, और जब वेलोसिटी पैदा हो गया तो बेचारा वापस जाते वक्त यहां रुक नहीं पाता है, यहां रुक नहीं पाता। अब रुक नहीं पाया तो ऊपर चला गया। अब ऊपर चला गया तो इसके आसपास के ये जो पार्टिकल है कहते हैं ओ तेरी बहन की मौसी, ऐसे बोलते हैं, मजाक कर रहा हूं, सॉरी। सुनो, ये कहता है भाई तू कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है? तो दोबारा ये क्या लगाएगा बताओ? दोबारा क्या लगाएगा बताओ? रीस्टोरिंग फोर्स। तो दोबारा इसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा? वेलोसिटी। फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर बुलाएंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो इसी बीच में ये वाइब्रेट करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। और जब ये ऊपर जा रहा होगा ना तो कई बार अट्रैक्शन की वजह से यहां के पार्टिकल्स में भी धीरे धीरे वाइब्रेशन पैदा हो जाएगा, फिर उसके बगल वाले पार्टिकल में भी क्या हो जाएगा? वाइब्रेशन पैदा। नहीं समझे मेरी बात को? तो कहानी ये है कि ये जो वेव मोशन है चल ही क्यों रहा है? दो प्रॉपर्टीज की वजह से। पहला क्या है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी उसको बुलाता है, इनर्शिया दूर कर देता है, फिर इलास्टिसिटी बुलाता है, इनर्शिया दूर कर देता है। इस चक्कर में वाइब्रेशन चलता रहता है और इस प्रकार से वाइब्रेशन की वजह से डिस्टर्बेंस दिखाई देता है, उसी को हम वेव कहते हैं। तो कहानी यह है कि इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम ड्यू टू द रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशंस, द डिस्टर्बेंस बीइंग हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पॉइंट टू नेक्स्ट। जैसे मैंने बताया कि यहां के डिस्टर्बेंस यहां तक फैल जाएगी और यहां का डिस्टर्बेंस यहां फैल जाएगा। बेस्ट एग्जांपल था, एक 100 साइकिल लाइन से खड़ी है, तुमने एक साइकिल को गिरा दिया, वो दूसरा गिर जाएगा, तीसरा भी गिर जाएगा, चौथा भी गिर जाएगा, पांचवा भी गिर जाएगा, छठा भी गिर जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा हो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब देखिए यहां पर टाइप्स ऑफ वेव तो हमने पढ़ लिया है, मैकेनिकल वेव, मीडियम चाहिए, मीडियम टू ट्रेवल, और एग्जांपल क्या लिया हमने? साउंड। ये एग्जांपल है, ध्यान रखना। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिया हमने, जो कि होता है नॉन मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब समझते हो? ईएम वेव। ये भी आप 12th में पढ़ोगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल है लाइट वेव, लाइट की बात कर रहे हो। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट वेव, लाइट की बात कर रहे हैं, डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। और एक मैटर वेव, डी ब्रोगली वाला मैंने आपको बताया। इस प्रकार हम वेव में काफी आगे बढ़ रहे हैं, चैप्टर इजी है। तो मैं आपसे बोलूं कि एक मैकेनिकल वेव के लिए, मैकेनिकल मतलब जिसको मीडियम चाहिए, कौन सी दो प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? बताओ कौन सी दो प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी। अब देखिए थोड़ा सा ट्रांसवर्स वेव के बारे में जान लो। ट्रांसवर्स वेव, फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये सब हम पढ़ेंगे। देखिए अब देखिए ट्रांसवर्स वेव को समझने का प्रयास कीजिए कि ट्रांसवर्स वेव हम किसे कहेंगे, समझने का प्रयास कीजिए। आप लोगों को समझना पड़ेगा, ध्यान दो प्लीज। ट्रांसफर में क्या है? टी। क्या है? तो जब भी कभी टी बने उस वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। क्या मतलब है इसका? बता रहा हूं, देखो। मान लो मैं आपसे कहूं कि वेव इस तरफ जा रहा है, यह है वेव प्रोपोगेशन। देखो मैं बता रहा हूं, मेरे से 11th 12th पढ़ने के बहुत फायदे होंगे। उसके पीछे रीजन क्या है? आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बातें बता रहा हूं मैं आपको, बस ध्यान दो। वेव प्रोपोगेशन इस तरफ है
और पार्टिकल जो है ऊपर की तरफ वाइब्रेट कर रहा है, फिर पार्टिकल नीचे की तरफ वाइब्रेट कर रहा है। तो ऐसा ऐसा समझो कि पार्टिकल ऊपर और नीचे वाइब्रेट कर रहा है। तो यहां पर एक लेटा हुआ टी दिख रहा है आपको, लेटा हुआ टी, एक लेटा हुआ टी नहीं दिख रहा आपको? तो यार ट्रिक कर लो, याद ट्रिक क्या रहेगा ट्रांसवर्स वेव में, द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। अगर आपका वेव यानी डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है तो पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे। दोबारा, अगर आपका वेव ऊपर जा रहा है तो अगर वेव आगे जा रहा है तो पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे, ऊपर नीचे, तो पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अच्छा, अब लिखा हुआ है क्या है, देखिए पढ़िए। दिस वेव कैन प्रोपोगेट इन दोस मीडिया विच हैव अ शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जहां पर इलास्टिसिटी होगा वहीं पर ये वेव चल सकते, जैसे सॉलिड्स के अंदर, सॉलिड्स के अंदर होता है इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी में वो वेव पैदा हो जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को? अच्छा, अब एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये यहां पर एल से लंबा याद कर लो, लंबा, क्या याद कर लो? लंबा, ध्यान करो, एल फॉर लंबा, लॉन्गिट्यूडनल। टी फॉर आपको बता दिया मैंने जब टी बने। ए यार पेशेंस नहीं है तुम में बिल्कुल भी। सुनो, देखो जैसे मैंने कहा, देखो हमारा वेव प्रोपोगेशन इस तरफ है, दिस इज द वेव प्रोपोगेशन। हमारा जो वेव प्रोपोगेशन इस तरफ है, ठीक है, ध्यान दो, हमारा वेव प्रोपोगेशन इस तरफ है और हमारे जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। नहीं समझे मेरी बात को? तो वो अलोंग है, अलोंग द वेव प्रोपोगेशन, उन्हीं के साइड है। पहले तो परपेंडिकुलर था, अब एकदम देखो, देन वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। जिस तरफ आपका डिस्टर्बेंस चल रहा है उसी तरफ आपका पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहा है। अलोंग का मतलब समझिए, अलोंग मतलब सेम डायरेक्शन, यहां पर अलोंग है, वहां पर था परपेंडिकुलर। अब यहां पर लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में क्या बताया गया है, पढ़िए। दिस वेव कैन प्रोपोगेट इन दोस मीडियम हैविंग अ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब में चल सकता है ये, समझे? वैसे तो मैं आपको बताऊं तो हमारा ट्रांसवर्स वेव जो है ना, ट्रांसवर्स वेव सॉलिड्स में आमतौर पर दिखाई देता है, लेकिन कई बार ऐसा कहते हैं लोग कि ये एक हार्ड मतलब सख्त लिक्विड में भी दिखाई दिया गया है। कहानी क्या है जो बता रहा हूं समझो, कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसका एग्जांपल है हमारा साउंड वेव। ये समझे मेरी बात को? जो साउंड वेव होता है वो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, एंड गैसेस में भी हो सकता है, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या है? ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल बता रहा हूं आपको। इसके एग्जांपल से हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ट्रांसवर्स वेव ही है। नहीं समझे मेरी बात को? तो इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको मीडियम नहीं चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नो नीड ऑफ मीडियम, इसको मीडियम नहीं चाहिए, नो नीड ऑफ मीडियम, फिर भी ये ट्रांसवर्स है, स्टिल ट्रांसवर्स। नहीं समझे मेरी बात को? तो इसको हम ट्रांसवर्स बोलेंगे। तो ट्रांसवर्स की कंडीशन क्या है बताओ? परपेंडिकुलर होना चाहिए। और लॉन्गिट्यूडनल की कंडीशन क्या है? उसके अलोंग होना चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना नहीं सोचते है ना। चलो फिर दोस्तों आगे हम बात करते हैं। देखिए आगे हमारे पास टॉपिक है सिंपल डेफिनेशन है। देखिए एम्पलीट्यूड क्या है, देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्या मतलब है? अगर एक वेव, एम्पलीट्यूड समझिए, अगर एक वेव वाइब्रेट कर रहा, अगर एक वेव चल रहा है तो उस पार्टिकल का मैक्सिमम कितना हाइट है? ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। कुल मिलाकर अगर वेव की अगर हम बात करें, ऐसा कोई वेव है तो कितना मैक्सिमम ऊपर गया है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और टाइम पीरियड में बता चुका हूं आपको, इट इज द टाइम इन विच अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम कंप्लीट वाइब्रेशन अबाउट द मीन पोजीशन। कितने में अपने वाइब्रेशन को कंप्लीट करेगा? नहीं समझे मेरी बात को? उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी में बता चुका हूं आपको, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस पर सेकंड इन अ गिवन मीडियम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होता है हमारा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे नहीं होता, फ्रीक्वेंसी गलत लिखा हुआ है। नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इन अ गिवन मीडियम इज फ्रीक्वेंसी। क्या होता है फ्रीक्वेंसी का? नंबर ऑफ साइकिल और वेव एक ही बात है, पर आई विल करेक्ट इट लाइक साइकिल। साइकिल लिखोगे ज्यादा बढ़िया है, वेव तो एक ही बात है ना, साइकिल ही, दोनों एक ही बात है। नंबर ऑफ साइकिल भी लिख सकते हो और नंबर ऑफ वेव भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई टेंशन किसी को नहीं। अब वेवलेंथ क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ द मीडियम। जैसे कि वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होगी? देखो ये तो बहुत आसान है ना, फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड होता है, और मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। एक सेकंड में कितने साइकिल प्रोड्यूस हुए। देखिए फ्रीक्वेंसी जिसको नहीं पता बता दूं, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड। इसका मतलब होता है एक सेकंड में कितने चक्कर कटे हैं।
जैसे मान लो मैं 1 सेकंड में 20 बार घूम जाऊंगा तो मेरी फ्रीक्वेंसी 20 होगी, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। अगर हम वेवलेंथ की बात करें दोस्तों, तो वेवलेंथ पता ही है, जैसे मैंने बोला ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। यहां पर फेज का मतलब होता है लोकेशन। जैसे ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल सेम लोकेशन में है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम वेवलेंथ बोलेंगे। ये समझे मेरी बात को? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम लोकेशन। सेम लोकेशन पे दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस। देखो ये वाला पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम लोकेशन पे थोड़ी है। चाहे मैं आपसे बोलूं कि ये वाला पार्टिकल और ये, कहानी समझ में आ रही? सेम लोकेशन, एंगुलर लोकेशन की बात चल रही है यहाँ पे, एंगुलर लोकेशन की बात चल रही है। तो इतना वैसे तो कोई आपसे थोड़ी पूछेगा कि भाई वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई नहीं पूछता। ये सब तो बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा डायग्राम से आपको समझाया है। देखिए कि यहां से यहां तक को हम टाइम पीरियड कहते हैं। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, तो दोबारा मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, छोड़ो, सब पढ़ा चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ नई चीजें पढ़ाता हूं आपको। देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स, वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से। एक बार आप जो भी पढ़े हो इसको एक बार रिवाइज कर लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? विराम 2 मिनट के लिए। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। मैं नोट्स देख रहा था, नोट्स कि कोई गलती तो नहीं है पैटर्न में। सुनो, स्टार्ट कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव्स। देखिए वेव को लेके कुछ चीजें हमें पढ़नी होती है, जैसे कि रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड एंगुलर वेव नंबर। अब तुम बोलोगे सर एंगुलर वेव नंबर का मुझे नहीं पता, मतलब तो अगर आपको याद हो क्लास 11th में, अगर याद ना भी हो तभी याद करा दूं। 1/, वेवलेंथ को हम वेव नंबर बोलते हैं, जिसको नहीं पता, वेव नंबर। 1/, लैम्डा को हम वेव नंबर कहते हैं। और जब इसको हम 2π से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2π मतलब एक सर्कल, एक साइकिल, तब नाम होता है इसका एंगुलर वेव नंबर। तो ये जो 2π लैम्डा है, इसको हम एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं। और इसके लिए सिंबल चुना है हमने के, तो के को बोलते हैं हम 2π लैम्डा। यानी कि रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड एंगुलर वेव नंबर जो कि हमारा के है, क्या है? के। तो के होता है 2π लैम्डा। क्या बात समझ पा रहे हो? तो ये आपको वेव के बारे में थोड़ी बहुत चीजें जाननी है कि वेव में हम एंगुलर वेव नंबर किसे बोलते हैं, 2π लैम्डा को। अब ये टाइम पीरियड तो हम जानते हैं। अब है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर आप कभी देखेंगे तो इसको हम ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ओमेगा जो है, इसका नाम रखेंगे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर इसका एक और नाम होता है एंगुलर वेलोसिटी। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, इसका फॉर्मूला होता है 2π टाइम पीरियड। ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, या इसको हम 2π इंटू में f भी बोलते हैं, क्योंकि 1/, टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी बोला करेंगे। तो छोटे छोटे रिलेशंस आपको याद रखने हैं, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस चैप्टर में अगर हम छोटी छोटी बात करें तो बहुत सारी बातें हम जानेंगे। से कुछ बातें मैं आपको पहले बता दूं, ये सब आप पहले से जानते हो कि फ्रीक्वेंसी 1/, टाइम पीरियड होता है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, बताया मैंने आगे अभी, 2π टाइम पीरियड को 2πf बोला था। तो यहाँ से f की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? ओमेगा/2π। तो एक तो फ्रीक्वेंसी का मतलब 1/, टाइम पीरियड भी होता है, और ओमेगा/2π भी होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब। अब हमें निकालना है स्पीड ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव। अगर कोई वेव ट्रैवल कर रहा है तो उसकी स्पीड हम कैसे निकालेंगे? तो याद करो, मैंने आपको स्पीड का ये फॉर्मूला ड्राइव करके दिया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ। तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं। देखो स्पीड हमारा होता है, अब ध्यान दीजिए, स्पीड हमारा होता है फ्रीक्वेंसी, एक मिनट, स्पीड हमारा होता है फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जस्ट अभी हमने निकाला था। क्या निकाला था बताओ? फ्रीक्वेंसी हमने क्या निकाला था? इधर देखो, ओमेगा/2π। तो मैं यहाँ करके दिखाता हूं, आप समझ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी के ऊपर लिख रहा हूं मैं ओमेगा/2π। मेरी बात समझे? अब वेवलेंथ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बताओ? के के टर्म्स में सोचो, के के टर्म्स में सोचो। आप लोगों ने अभी पढ़ा था के इज इक्वल टू 2π लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा हमारा 2π/k। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी की जगह पर मैंने ओमेगा/2π लिख दिया, और वेवलेंथ की जगह पर क्या लिख सकता हूं बताओ? 2π/k। तो क्या 2π से 2π कट गया? तो ओमेगा/k। तो स्पीड ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव का फॉर्मूला होता है ओमेगा/k। तो स्पीड हमारा कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारा स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ भी हो सकता है, और जो हमारा स्पीड है वो क्या हो सकता है बताओ? ओमेगा/k भी हो सकता है। तो स्पीड हमारा, दोबारा, स्पीड हमारा ओमेगा/k भी हो सकता है, और स्पीड हमारा फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ भी हो सकता है। तो ये सारी बातें आज हमने इसको बढ़िया से पढ़ी। तो आज के लेक्चर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो भी हमने पढ़ा है बस उसको रिवाइज करो, क्योंकि अगर आपने बेसिक चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो अगला चीज आपको समझ में नहीं आएगा। बोल ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो हम आगे बहुत खतरनाक चीजें यूज करने वाले हैं, आपको भी पता नहीं है बस, ठीक है? सो क्या करना है, अभी जो पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज कर लो,
बस आज इतना बहुत है, जानबूझ के बोल रहा हूं। ध्यान दीजिए, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अब आपके मन में आएगा सर प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है? प्रोग्रेस, जो बढ़ता रहे, जो बढ़ता रहे। तो प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशंस को हमें पढ़ना है, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशंस को हमें पढ़ना है। तो देखिए मैथमेटिकली अगर मान लेते हैं, कुछ मैथमेटिक्स की बातें करते हैं। मान लीजिए हम यहां पे खड़े हैं, कहां पे खड़े? यहां पे खड़े। तो हमने एसएचएम बहुत सारी चीजें पढ़ी है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस कैसे पढ़ी है बताओ? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस जीरो। यहां पर जीरो क्यों आ रहा है आप लोगों को पता है? क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑसिलेशन चैप्टर में आपने पढ़ा है इक्वेशन लिखना। लेकिन दोस्तों जब कोई चीज अगर थोड़ा आगे से स्टार्ट हो, कुछ एंगल कवर करे, वो इनिशियल फेज, देखिए फेज का मतलब यहां पर लोकेशन होता है, ये मैंने आपको ऑसिलेशन में पढ़ाया होगा। तो जब भी कोई कुछ जैसे जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कुछ एंगल कवर करके स्टार्ट हो रहा है, पता ना कोई एक्सिस पे एंगल होता है, पता सबको ये बात? नहीं पता आप लोगों को? ये जीरो होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, पता है सब? तो ये एंगल्स होते हैं। तो मान लो यहां पर जो एंगल है इसको हम फाई बोल रहे हैं, फाई। तो इस बार इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। पीछे की इक्वेशन थी जीरो के लिए, अगर कोई पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखेंगे, y मतलब डिस्प्लेसमेंट, a मतलब एम्पलीट्यूड, sin मतलब आपको पता ही है हार्मोनिक, और ये ओमेगा टी। तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t कब? यहां से स्टार्ट हो। और y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई कब? बताओ जब। समझ में आया? अब यहां पर एक खास बात क्या है कि वेव में क्या होता है। देखिए ऑसिलेशन का मतलब समझिए और वेव का मतलब समझिए। जब हम ऑसिलेशन की बात करते हैं मित्रों, सबको समझना है, जब हम ऑसिलेशंस की बात करते हैं तो हमारा एक पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट हो रहा होता है। लेकिन वेव में क्या होता है? वेव के अंदर बहुत सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होते हैं, तो हम उसको वेव बोलते हैं। जैसे मैंने कहा यहां पर एक पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, इसको ऑसिलेशन बोला। लेकिन ये भी ऊपर नीचे हो, ये भी ऊपर नीचे हो रहा है, 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 और ये भी ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे कि गिटार में क्या होता है, जब गिटार की स्ट्रिंग को हम ऐसा हिट करते हैं तो सारे पार्टिकल ही वाइब्रेट करते हैं, तो हम कहते हैं गिटार की स्ट्रिंग पर वेव है। क्या है? वेव। तो वेव में बहुत सारे पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, और ऐसा कह सकते हो कि अगला पार्टिकल पीछे की नकल करता है। तो मतलब इसकी नकल करेगा ये वाला बंदा, और इसकी नकल करेगा ये वाला बंदा। ये ऑसिलेट हो रहा है तो अगला भी ऑसिलेट हो रहा है, मतलब सब एक दूसरे की नकल करते हैं, एक दूसरे की नकल एक दूसरे जैसा बिहेव करते हैं। तो वेव में बहुत सारे पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए यहां पर एवरी नेक्स्ट पार्टिकल फॉलोज प्रीवियस पार्टिकल आफ्टर सम टाइम टी। नहीं समझ में आया? अरे अगला वाला पार्टिकल पिछले वाले को फॉलो करता है। जैसे भंडारे की लाइन में भीड़ लगी है, मैंने धक्का मारा, उसको धक्का गया, उसको धक्का गया, तो मेरा वाला धक्का वहां तक पहुंचा, यानी मेरी धक्का वहां तक, उसका धक्का वहां तक, तो नकल है। क्या है? एक तरह से नकल, मतलब अगला बंदा पिछले बंदे की क्या करता है? नकल। तो वेव में यही होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। और फाई का मतलब होता है इनिशियल लोकेशन। यानी अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या दिमाग लगा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। अब हम वेव की इक्वेशन लिखना चाहते हैं। पीछे हमने क्या लिखा था? एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है। अब हम यहां पर कुछ हम वेव की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है देखिए। तो कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है कि, समझिएगा ध्यान से, कि अगर ये बात लिखने के बाद समझिए कि एवरी नेक्स्ट पार्टिकल फॉलोज प्रीवियस पार्टिकल आफ्टर सम टाइम। यानी अगर सब एक दूसरे की नकल कर रहे हैं तो जैसी इक्वेशन ऑसिलेशन की होगी वैसी इक्वेशन किसकी होगी? वेव की। समझ पा रहे हो? जैसी इक्वेशन ऑसिलेशन की होगी वैसे ही वेव की होगी, क्योंकि देखो ऑसिलेशन का मतलब एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, और जब बहुत सारे पार्टिकल ऑसिलेट करे तो हम बोलेंगे वेव है। यानी वेव के अंदर ऑसिलेशन छुपा हुआ है। नहीं समझ पा रहे बात को? वेव के अंदर क्या छुपा हुआ है? जब बहुत सारे पार्टिकल वाइब्रेट करता है, बहुत सारे पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, तो हम बोलेंगे वेव। क्या बोलेंगे? तो हमने एक दिमाग लगाया। हमने क्या दिमाग लगाया कि समझने का प्रयास करना। छोटी सी बात देखो, हमने एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस करा के एक्स। अभी के क्या है, एक्स क्या है, समझने का प्रयास करना। के का मतलब मैं पढ़ा चुका है, इसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर। और एक्स का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब है? अभी मेरे मन में क्या इच्छा है? मेरे मन में इच्छा है कि अगर ये कोई वेव है, अगर ये कोई वेव है तो इसमें सारे ही पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, सारे ही पार्टिकल। तो मेरा मन है कि मैं कहीं भी एक्स पर जाऊं और इस पार्टिकल के बारे में पढ़ाई करूं। तो किसी भी एक्स के लिए हम यहां के पार्टिकल की इक्वेशन बनाना चाहते हैं। देखो ऑसिलेशन में क्या होता है, एक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन को ऑसिलेट करता रहता है, लेकिन वेव में सारे ही पार्टिकल ऑसिलेट करते रहते हैं। तो हमारा मुद्दा रहता है कि किसी भी रैंडम डिस्टेंस के पार्टिकल की स्टडी हम करें। वेव में लाखों पार्टिकल है, लेकिन हमें किसी एक पार्टिकल की स्टडी करनी है। तो अगर मान लो एक्स मैं यहां पे लूंगा तो इस पार्टिकल की स्टडी होगी, और एक्स को मैं यहां पे लूंगा तो इस पार्टिकल की स्टडी होगी। अब यहां पर हम क्या बुद्धि लगाते हैं, समझने का प्रयास करना ध्यान से, कि अगर तो बुद्धि लगाने का क्या प्रयास करते हैं हम कुछ, अगर मैं आपको टेक्निकली समझाऊंगा तो शायद आप समझ ना पाओ, फिर भी कोशिश करता हूं कि आप समझ जाओ। देखो 2 पाई डिस्टेंस में, समझना 2 पाई डिस्टेंस में 2 पाई एंगल में, सॉरी, देखो ऐसा मानो लैम्डा डिस्टेंस में 2 पाई एंगल कवर होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? लैम्डा समझते हो? लैम्डा यहां से यहां तक को हम लैम्डा बोलते हैं। वेवलेंथ बताया होगा मैंने, एक वेव की लेंथ वेवलेंथ। तो लैम्डा डिस्टेंस में 2 पाई एंगल कवर होता है। तो एक डिस्टेंस में कितना एंगल कवर होगा? 2 पाई बाई लैम्डा।
ध्यान देना कि लैम्डा डिस्टेंस में ध्यान दो, लैम्डा डिस्टेंस में 2 पाई एंगल कवर होता है, तो एक डिस्टेंस में कितना होगा 2 पाई बाई लैम्डा, और किसी एक्स डिस्टेंस में कितना एंगल होगा 2 पाई लैम्डा इंटू में एक्स। नहीं समझे? एक डिस्टेंस में 2 पाई बाई, देखो लैम्डा डिस्टेंस में 2 पाई, एक डिस्टेंस में 2 पाई बाई लैम्डा, तो अगर मेरा एक्स डिस्टेंस है तो एंगल कितना होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में एक्स। इसी को क्या बोलते हैं हम, के इंटू में एक्स। तो के इंटू में एक्स क्या है बताओ, एंगल है। क्या है? किसका एंगल है? उस पार्टिकल का जो एक्स डिस्टेंस पर है। नहीं समझे मेरी बात को? उस पार्टिकल का जो किस डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। देखो हमने बोला लैम्डा डिस्टेंस में 2 पाई एंगल कवर होता है, एक डिस्टेंस में 2 पाई बाई लैम्डा, तो एक्स डिस्टेंस के पार्टिकल का कितना एंगल होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में एक्स। तो अब हमने क्या किया, जो हमारी इक्वेशन थी पहले, अगर आपको याद हो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन था हमारा ये a sin ओमेगा t प्लस फाइव। समझ पा रहे हो? ये हमारे कुछ इक्वेशन थे। लेकिन अभी हमने क्या बोला, किसी रैंडम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और एक्स के पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक्स के पार्टिकल की। यानी कि अब हमें एक्स के पार्टिकल का जो एंगल बन रहा है के एक्स, उसको भी फॉर्मूला में डालना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? और यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि बहुत सारे ऑसिलेशंस को हम क्या कहते हैं, वेव। समझ पा रहे हो? तो यहां तक हमें आता है a sin ओमेगा t फाइव, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। जानते कि नहीं जानते? आपको क्लियरली पता है कि आप ये पहले से जानते हो a sin ओमेगा t फाइव। बस अब x नाम का पार्टिकल है, अगर x नाम का पार्टिकल है, अब वो कहां पर है, उसकी एंगल को भी यहां पर पुट करना पड़ेगा, इसलिए यहां पर एक kx इंट्रोड्यूस होगा। अब आपके मन में आएगा सर ये माइनस फाइनस क्यों लगाया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है माइनस के पीछे? तो इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि अगला वाला पार्टिकल पिछले वाले पार्टिकल की नकल कर रहा है। नहीं समझे मेरी बात को? अगला वाला पार्टिकल पिछले वाले पार्टिकल की नकल करता है, इसी चक्कर में हम ऐसा इसको लिखते हैं माइनस करके, पर हमें पीएचडी नहीं करनी है। तो आपको ये बताओ के एक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो के इंटू एक्स क्या है एक्चुअली में, एंगल। इसलिए हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको, पहले ओमेगा टी था, फाइव था, अब के एक्स आ गया। अच्छा अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए, अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या होगा? अगर हम एक्स की वैल्यू जीरो कर देंगे तो हमारा पार्टिकल कहां पर है बताओ इस बार? हमारा पार्टिकल कहां पहुंच गया? यहां पर। और यहां के पार्टिकल की इक्वेशन तो पहले से जानते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बात समझ पा रहे हो? आई बात समझ में नहीं आई? अच्छा तो अब वेव की इक्वेशन, तो ये भी एक वेव की इक्वेशन है, पर ये इक्वेशन में एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल अभी किसी एक्स डिस्टेंस पर है। अब इसके अंदर एक्स नहीं है, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल कहां पर है? पार्टिकल यहां पर है। यानी एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक्स हमें बताएगा कि पार्टिकल कहां पर और पार्टिकल कहां पर नहीं है। यानी अगर हम एक्स का डिस्टेंस चेंज करते रहेंगे तो हमें अलग अलग पार्टिकल मिलेगा। क्या मिलेगा? और इन सभी अलग अलग पार्टिकल का जो कॉम्बिनेशन होगा वही हमारा क्या होगा, वेव। तो समझ में आया कि वेव की इक्वेशन को ऐसे क्यों लिखते हैं, के एक्स क्यों लगाते हैं? तो ये भी इक्वेशन वेव की होती है, ये भी इक्वेशन वेव की होती है, सारी इक्वेशन किसकी है बताओ, वेव की। तो वेव की इक्वेशन लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कि आपको लॉजिक समझ में आया कि ऑसिलेशन के इक्वेशन में ही हम के एक्स लगा देंगे तो किसकी इक्वेशन बन जाएगी, वेव की। अब के एक्स हमने क्यों लगाया? क्योंकि ऑसिलेशन में तो पार्टिकल एक जगह पर होता है तो कोई टेंशन नहीं है, पर वेव में पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस पर होता है, इसलिए हमें डिस्टेंस को उसके अंदर लाना पड़ा। क्या लॉजिक समझ पा रहे हो? क्या सीखा आप लोगों ने? एक पार्टिकल अगर ऑसिलेट करे तो ऑसिलेशन, और बहुत सारे पार्टिकल ऑसिलेट करे तो वेव। और बहुत सारे पार्टिकल्स को हम कैसे बताएंगे? तो हमने एक वेरिएबल लगा दिया। क्या लगा दिया? एक्स लगा दिया। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 लिखूंगा तो 1 मीटर का पार्टिकल, एक्स की वैल्यू 2 लिखूंगा तो 2 मीटर का पार्टिकल, एक्स की वैल्यू 4 लिखूंगा तो 4 मीटर का पार्टिकल। यानी क्या ये अकेला इक्वेशन सभी पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ। नहीं समझ पा रहे? अरे एक अकेला ऐसा इक्वेशन है जो हर पार्टिकल को लेकर चल रहा है। मैंने एक्स की वैल्यू 0 पुट करी, अब कहां पहुंच गए, यहां के पार्टिकल को। एक्स की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, अब यहां पहुंच गया, यहां के पार्टिकल। एक्स की वैल्यू 3 पुट करी, यहां का पार्टिकल। तो एक ऐसा इक्वेशन है जो पूरे वेव के पार्टिकल को कवर कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अब देखिए आप इक्वेशंस की महिमा को समझिए, ठीक है। अब देखिए सारे इक्वेशंस है हमारे पास वेव की डायरेक्शन के साथ। अगर कभी लिखा हो y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, मतलब वेव आपका कहां जा रहा है, प्लस x की तरफ। साफ दिखेगा, देखो वेव अगर प्लस x की तरफ जाएगा तो लिखा होगा kx माइनस ओमेगा टी। अब लिखा हो kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, इसका मतलब है कि वेव प्लस x की तरफ जा रहा है और इनिशियल फेज भी है उसके पास। क्या है? इनिशियल फेज। समझ पा रहे हो? अच्छा अगर कभी ऐसा दिखाई दे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, तब भी समझ जाओ वेव आगे ही जा रहा है। वेव कहां जा रहा है? आगे। अब यहां देखो गड़बड़ है, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5, तो वेव हमारा कहां जा रहा है, माइनस एक्स की तरफ। यानी ट्रिक क्या है? ट्रिक से ट्रिक बताओ तो मजा भी आए। ट्रिक ये है, जब भी एक प्लस हो और दूसरा माइनस, तो वेव हमेशा आगे जाएगा। देखो एक प्लस है, दूसरा क्या है बताओ? फील करना है इसको, फील करने वाली बात है बेटा, वरना जीवन याद ही करते रह जाओगे। एक प्लस है एक माइनस है, यहां भी देखो एक माइनस है तो एक क्या है बताओ, प्लस। यानी ओमेगा और के में कभी भी प्लस माइनस दिखाई दे तो वेव आगे जाएगा। लेकिन यहां पर देखो के भी प्लस है, ओमेगा भी क्या है, प्लस। अगर दोनों ही प्लस हो गया तो वेव पीछे जाएगा। वेव कहां जाएगा? पीछे। या फिर अगर दोनों ही माइनस होते तब भी वेव पीछे जाता, तभी वेव। यानी अगर के में और ओमेगा में अपोजिट साइन होगा तो वेव आगे जाएगा, और अपोजिट साइन नहीं हुआ तो वेव पीछे जाएगा। क्या ये बात कहीं लिख के रख लो, और ना फिर आपके सारे याद करने पड़ेंगे, तो खेल खत्म हो जाएगा। वैसे भी ये अब जैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हमने आपके सामने ले लिया है, तो हमें इस चैप्टर का अलग से क्वेश्चन कराने की नीड नहीं पड़ेगी। देखिए एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि लिखा है y इज इक्वल टू 0.05 sin 80x माइनस 3t। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एम्पलीट्यूड, फाइंड वेवलेंथ, फाइंड पीरियड,
फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू दिस। देखिए एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो हम अपने रियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो एम्पलीट्यूड होता है ये आ गया, ए कितना आ गया बताओ 0.005। वेवलेंथ कैसे निकालोगे, के से, के की वैल्यू 80 है, तो आप बोलोगे देखो के होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो वेवलेंथ यहां से क्या आएगा, वेवलेंथ आएगा 2 पाई बाई के, और 2 पाई की जगह 2 पाई, के की जगह पर 80, तो पाई बाई 40 आ गया आंसर, है ना, पाई बाई 40 मीटर। अच्छा पीरियड कैसे निकालोगे, ओमेगा से, 3 है ओमेगा, और ओमेगा का फॉर्मूला हर बच्चा जानता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, और ओमेगा की वैल्यू कितनी बताओ 3, तो ये 2 पाई अपन में टी, तो टी क्या आ गया बताओ 2 पाई बाई 3। कोई टेंशन, कोई दर्द, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई दर्द नहीं है, क्या बात है, क्यों नहीं हो रहा दर्द। चलो अब दोस्तों अगला देखिए, अगला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल यानी एक्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मतलब हमें वाई निकालना है, वाई डिस्प्लेसमेंट मतलब वाई, इसको वाई को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वाई कैसे निकालोगे आप, तो आप बोलोगे वाई क्या होता है हमारा, ये 0.005 साइन 80 इंटू में एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी बताओ 30 सेंटीमीटर, यानी 30/100 मीटर में नहीं करोगे, 3 माइनस में 3t, टाइम की वैल्यू कितनी दी है 20। तो आ गया, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दर्द है किसी को, यार नहीं होगा, 1 से गया 1 से 8 या 24 माइनस 60 कर लेना सॉल्व। हाँ चलो अच्छा, ये मैं डेरिवेशन है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव। तो अभी हम देखने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव, और देखो हमने बोला कि इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एच फॉर ऑसिलेशन। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है एच पर, कोई पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है एच पर, तो इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, और लैम्डा मीटर में 2 पाई होता है, तो 1 मीटर में कितना हो गया 2 पाई बाई लैम्डा, और कोई पार्टिकल अगर x मीटर पर है तो क्या होगा बताओ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में x। तो हमारा जो एंगल आएगा, नहीं समझ पा रहे खेल, यार देखो सुनो, लैम्डा मीटर में 2 पाई, 1 मीटर में 2 पाई बाई लैम्डा का फेज डिफरेंस होगा, फिर x मीटर में कितना होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में x, यहां पर x होगा मल्टीप्लाई में, तो हमारा जो x मीटर में इतना फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस मतलब एंगल, इसी को तो एंगल बोलते थे ना, मैंने बोला था इसको एंगल बोलते थे, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में x क्या होता है एंगल, इसी को प्यार से हम क्या बोलते हैं kx। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, और ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 किसके लिए है, ऐसा पार्टिकल जो सेंटर पर है, ऐसा पार्टिकल जो पर, लेकिन हमने x डिस्टेंस लिया है, मतलब अब पार्टिकल सेंटर पे नहीं है, तो उस पार्टिकल के लिए हम क्या निकाल लेंगे एंगल, अब उसको जाके वहां डाल देंगे, बस हो गया। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, या फिर y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस, देखो कुछ भी लिख सकते हो ना, ऐसा लिख सकते हो ना, y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई। क्या दिक्कत है, ये फाई का मतलब क्या है कि पार्टिकल जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ था, किसी एंगल से स्टार्ट हुआ था। फाई का मतलब पता ना सबको, इनिशियल फेज। फाई का मतलब क्या होता है, इनिशियल फेज। तो बताओ ये डेरिवेशन आपको टफ लगा क्या, नहीं, लैम्डा मीटर में 2 पाई, 1 मीटर में 2 पाई बाई लैम्डा, x में 2 पाई लैम्डा इंटू में x, और ये निकल के आया है तो ये क्या है बताओ, अगर ये निकल के आया है तो ये क्या है बताओ, ये है आपका क्या है बोलो एंगल, तो इसको हमने डेल्टा फाई बोला है, फेज डिफरेंस। तो डेल्टा फाई 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में x, इसको हमने kx बोला है। कोई डरने वाली बात है क्या, कोई डरने वाली बात नहीं दोस्त। चलो तो इस प्रकार से हमने इक्वेशन की डेरिवेशन भी कर ली। अब हम बात करते हैं कि भाई प्रोग्रेसिव वेव हम किसे कहते हैं। देखिए, अ वेव दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। जो एक पॉइंट ऑफ मीडियम से दूसरे पॉइंट ऑफ मीडियम में चले उसको हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव। क्या मैंने आपको ट्रांसवर्स वेव के बारे में बताया था, एक होगा लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स, याद है आपको। ट्रांसवर्स में टी बनता है और लॉन्गिट्यूडनल लंबा लंबा, ट्रांसवर्स नहीं बताया मैंने, बताया होगा ना ट्रांसवर्स वेव। देखिए ट्रांसवर्स वेव ना स्ट्रिंग के अंदर होता है, मैं बताया होगा आपको। देखिए अगर गिटार के अंदर आप वेव देखोगे ना, तो वेव स्ट्रिंग के पार्टिकल जो है ऐसे होता है, अगर ये स्ट्रिंग है तो पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, तो जब भी पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करे उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो हमें निकालना क्या होता है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के ऊपर स्पीड हम कैसे निकालते हैं। देखिए तो हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट बना रखा है पहले ही, कि स्पीड ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन की पावर ए, जहां पर टी का मतलब है टेंशन। अब आप लोग सोचेंगे सर टेंशन का मतलब क्या होता है, टेंशन का मतलब होता है खिंचाव। देखिए जितना ज्यादा स्ट्रिंग में खिंचाव होगा, टेंशन यानी खिंचाव नहीं समझते हो, टेंशन एक फोर्स होता है, जितना ज्यादा स्ट्रिंग के अंदर फोर्स होगा उतना तेज स्पीड होगा वेव का। देखा आप लोगों ने, एक रस्सी को हमने ढीला बांधा है, वेव बनाएंगे और वही टाइट है और वेव बनाओगे तो समझ रही बात को, टाइट रस्सी में वेव जल्दी भागेगा, स्पीड ज्यादा होती है। फिर स्पीड डिपेंड करता है मास पर यूनिट लेंथ, डिपेंड का साइन है ये, मास पर यूनिट लेंथ उसकी पावर बी। मतलब कि भाई मास पर यूनिट लेंथ जो है ना उस पर डिपेंड करता है स्पीड की। भैया अगर बहुत मोटा है, सोचो बहुत मोटा है तो मास और पतला है, उन दोनों पे फर्क पड़ता नहीं पड़ता है, तो मास पर यूनिट लेंथ पर हमारा स्पीड डिपेंड करेगा कि मोटा है कि पतला है, पर यूनिट लेंथ कितना मास है। तो इन सबको कंबाइन करने पे हमें क्या मिलेगा, स्पीड इज इक्वल टू के, टेंशन की पावर ए और मास पर यूनिट लेंथ की पावर बी। अब यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, आप सीधा ये लाइन लिख के भी आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज आप करके दिखाना पड़ेगा। अब यहां पर डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आता है। डायमेंशन एनालिसिस क्या कहता है कि स्पीड की डायमेंशन इस तरफ लिख दो, ये स्पीड की डायमेंशन है, समझ पा रहे हो, और ये जो डायमेंशन है
ये डायमेंशन हमने किसकी लिखी हुई है बताओ इसकी? ये तो के कांस्टेंट है, के की तो बात ही नहीं करेंगे। टेंशन यानी फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt-2, mlt-2 पावर a, मास बाई लेंथ, तो m की पावर b, l की पावर -b, समझ पा रहे हो? तो आपको डायमेंशन आना चाहिए भाई, डायमेंशन के लिए सॉरी मैं इतना पंगे नहीं पाल रहा, डायमेंशन आपको आना चाहिए। अब देखो, अब ऐसा तो नहीं सकता आपको कुछ भी नहीं आता और फिर आप सीधा वेव पढ़ने आ गए हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम डायमेंशन को कैसे लगाते हैं? पावर कंपैरिजन कर लेंगे। देखो बेस सेम पावर ऐड कर देंगे, देखिए एम ए और एम बी, तो एम ए प्लस बी, एल ए एल माइनस बी, तो एल के ऊपर ए माइनस बी, समझ पा रहे हो? तो हम करेंगे बेस सेम पावर ऐड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और यहां से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। जब हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे देखो बी -1/2 ए 1/2 आ रहा है, सी तो है नहीं इसमें, चलो ए -1/2 बी 1, तो यहां से क्या निकल के आया देखो कि ये कांस्टेंट है स्पीड और टेंशन की पावर ए था और मास पर यूनिट लेंथ की पावर क्या थी? बी, तो ए आया है 1/2, तो ए आया है 1/2, 1/2 का मतलब होता है रूट, तो टी के ऊपर 1/2 लगा दिया। लेकिन बी आया है माइनस का 1/2, तो हमारा जो m बाई एल है वो नीचे आ जाएगा, m बाई एल क्या आ जाएगा? नीचे, रूट में लग के 1/2 का मतलब होता है रूट। तो हमारे स्पीड का फॉर्मुला क्या आ गया? स्पीड का फॉर्मुला आ गया रूट में टेंशन मास पर यूनिट लेंथ, ये जो m बाई एल है इसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। कई सारे टीचर इसको म्यू लिखवा देते हैं, म्यू, या कई लोग इसको म्यू लिखवाते हैं, तो ये हो गया टेंशन पर, टेंशन डिवाइडेड बाई मास पर यूनिट लेंथ, टेंशन में रूट, रूट में टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ। जैसे म्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पर? m बाई एल। तो बताओ ये डेरिवेशन अगर आपको टफ लग रही है तो भाई मुझे माफ कर दो, क्योंकि आपको अगर डायमेंशन बिल्कुल नहीं आता है तो मैं कैसे सिखा सकता हूँ, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ और मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। तो हम लोग सब सही है, कोई टेंशन नहीं, किसको हो रहा है दर्द? कोई बात नहीं, कहाँ लिखा है बताओ? क्यों? ओहो, कोई बात नहीं, देखे -2 = -1, ठीक है, यहाँ -1 आएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। स्पीड इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ फिर? स्पीड है, स्पीड क्या आ गया? रूट में टेंशन बाई मास पर यूनिट लेंथ। यानी अगर कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के अंदर स्पीड का फॉर्मूला, की स्ट्रिंग, गिटार के अंदर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टेंशन मास पर यूनिट लेंथ, और इसको इकट्ठे म्यू भी बोला जाता है। तो बहुत छोटी सी बात थी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब तुम बोलोगे सर लॉन्गिट्यूडनल वेव से आपका क्या मतलब है? देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव कहां होता है मैं आपको समझा दूं। ये जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, ये किसके अंदर होता है पता है आपको? साउंड वेव। साउंड वेव कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो समझ लो कि अभी हम साउंड वेव की बातें करने जा रहे हैं, साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हैं। तो बोला गया कि स्पीड जो है वो बल्क मॉडुलस पे डिपेंड करेगा। बल्क मॉडुलस समझते हो? पानी का बल्क मॉडुलस होता है, एयर का बल्क मॉडुलस होता है, तो मॉडुलस कितना उस पर डिपेंड करेगा, उसकी पावर ए होगी। फिर स्पीड डेंसिटी की पावर बी पे डिपेंड करेगा। हमने कहा ठीक है भाई, तो हमने कहा चलो इसको हम कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे? कंबाइन। तो देखो इसमें ऐसे ही चलता रहेगा, कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके हमने नतीजा क्या निकाला कि इनको कंबाइन करने पर एक कांस्टेंट आएगा के, और ये बल्क मॉडुलस की पावर ए और डेंसिटी, डेंसिटी को रो बोलते हैं, पता है आप लोगों को? डेंसिटी को हम रो बोलते हैं, तो रो की पावर क्या हो जाएगी? बी। तो हमने कहा चलो भाई यूजिंग डायमेंशन, डायमेंशन का इस्तेमाल, देखो ये चीज आपको आना चाहिए। इसके लिए तो मैं, अगर आपको नहीं आ रहा तो सिर्फ यूजिंग डायमेंशन लिख के आप आंसर याद कर लेना। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप डायमेंशन में कंफर्टेबल नहीं हो, तो डायमेंशन का यूज करके अगर हम निकालेंगे तो हमारा ए और बी दोनों आएगा। देखो हमारा बी आएगा -1/2 और ए आएगा 1/2। यहाँ माइनस का साइन लिख दूं मैं, ठीक है, माइनस माइनस कट के ए, तो हमारा ए और बी आ गया, तो दोबारा आंसर वैसा ही आएगा। कांस्टेंट तो हमारा खत्म हो जाता है, कांस्टेंट बाहर में जाए। हम ए और बी की वैल्यू, देखो हमारा मेन इक्वेशन ये था, देखो इक्वेशन ये, बल्क मॉडुलस के पावर ए, डेंसिटी की पावर बी, तो ए और बी की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। देखो सेम स्पीड इज, जो स्पीड मिल रहा है वो मिल रहा है रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी, जहां पर के की वैल्यू हमने 1 की है। किसी रॉड के लिए, रॉड समझते हैं? रॉड, रॉड में अगर आपको स्पीड देखनी है, साउंड की स्पीड देखनी है, तो यहाँ पर आई, जैसे ये तो पानी वानी की बात थी, तो यहाँ पर हमने बल्क मॉडुलस बाई डेंसिटी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बल्क मॉडुलस बाई। लेकिन अगर कोई रॉड है, एक रॉड एकदम बढ़िया सा पतला सा लोहे का रॉड है मान लो, तो यंग्स मॉडुलस लिखना पड़ेगा। जहां पर बल्क मॉडुलस है वहां पर क्या लिख देंगे हम? यंग्स मॉडुलस। तो ये हम स्पीड का फॉर्मुला जान रहे हैं कि भैया जो हमारा ट्रांसवर्स वेव है, गिटार वाला है, उसका फॉर्मुला क्या होगा, जो हमारा साउंड वाला है उसका फॉर्मुला क्या होगा। तो साउंड वेव के लिए स्पीड जाना हमने, है ना। अब देखिए न्यूटन फॉर्मुला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। न्यूटन साहब ने साउंड के लिए स्पीड को निकालने का ट्राई किया। उन्होंने क्या दिया कि भैया देखो जब भी साउंड ट्रेवल करता है तो साउंड लॉन्गिट्यूडनल के हिसाब से ट्रेवल करता है। अब आपके मन में सवाल आएगा सर लॉन्गिट्यूडनल का क्या मतलब है? देखिए लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है ऐसे 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 ऐसे, नहीं समझे? साउंड कंप्रेशन और रेयरफेक्शन करता है। देखिए जब साउंड चलता है ना तो कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन समझते हो? पार्टिकल्स कंप्रेस होंगे, और रेयरफेक्शन का मतलब होता है पार्टिकल्स, तो कंप्रेशन रेयर, देखो कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। तो साउंड ऐसे ही चलता है, साउंड ट्रेवल्स, तो क्या होता है बताओ? जब साउंड ट्रेवल करेगा तो मीडियम में क्या होगा बताओ? कंप्रेशन रेयरफेक्शन। ये सब सुना आप लोगों ने बचपन में? तो रिफ्रैक्शन लिखा है गधे ने, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होता है। स्पेलिंग चेक कर लो ना एक बार, कंप्रेशन स्पेलिंग चेक करो रेयरफेक्शन का। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक थी ना, तो पता मैंने साइंस की पढ़ाई किस मीडियम में करी है। देख रहे हो? फिर भी स्पेलिंग थोड़ी सी वो है। कॉलेज सबका इंग्लिश मीडियम ही होता है। रेयरफेक्शन
अरे क्या होता है उसको, एक मिनट। देखो इंग्लिश रेयर फैक्शन, देखा स्पेलिंग, रेयर फैक्शन, रेयर फैक्शन, एक वो ज्यादा हो गया था, रेयर फैक्शन। तो कंप्रेशन रेयर फैक्शन, देखिए कंप्रेशन का मतलब है क्लोज, रेयर फैक्शन मतलब दूर। तो अब न्यूटन साहब ने बोला मैं साउंड की स्पीड निकालूंगा। न्यूटन फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पहुंच चुके हैं, एग्जाम में यही आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहुंच गए हम, न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। देखिए न्यूटन साहब ने बोला कि कंप्रेशन और रेयर फैक्शन होता है, तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो न्यूटन ने क्या बोला कि जो प्रोसेस कैसा है बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो न्यूटन साहब ने माना कि ये जो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन है ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। और आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब आपको सोचना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना कहीं बात तो इसकी सही लग रही थी। कैसे? इनका मानना था कि देखो यार कि जब कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है ना तो आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज, अब टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो है, अच्छा बताओ कभी टेम्परेचर चेंज कब नहीं होता है? टेम्परेचर चेंज कब नहीं होता, कभी सोच सुना आप लोगों ने? प्रोसेस फास्ट हो कि स्लो हो? फास्ट हो या स्लो हो? बेटा ये सब चीजें हल्की हल्की क्लियर होनी चाहिए। चलो हम बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं करवा रहे तुम्हें, अगर मैं उन बातों पे आ जाऊंगा तो फिर हम आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। तो बहुत डिटेल में बात ना करके न्यूटन साहब ने बोला कि भैया जो प्रोसेस है एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या है? क्यों? क्योंकि ऐसा भी मान सकते हो कि जो हीट कंप्रेशन, मतलब ऐसा मान लो अगर हीट कहीं जनरेट हुई है तो जो रेयर फ्रैक्शन में यूटिलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मान लो मैंने किसी चीज को तुरंत कंप्रेस कर दिया तो पार्टिकल्स एकदम से कंप्रेस हो गए, उससे मान लो हीट जनरेट हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो वो हीट फिर रेयर फ्रैक्शन में यूटिलाइज हो जाएगा या फिर दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, तो हम ना मानते कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस माना गया। ठीक है, अब आइसोथर्मल माना गया तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या लगाया गया कि देखो हम जानते हैं फॉर्मुला, अभी हमने पढ़ा है स्पीड का फॉर्मुला, बल्क मॉडुलस बाई डेंसिटी, याद है आप लोगों को? बल्क मॉडुलस बाई डेंसिटी। अब इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने क्या माना है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल पता क्या होता है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है। क्या होता है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पर ना अब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल। आई होप आप लोगों ने ये बात सुनी हो कि आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है। नहीं सुनी तो कोई बात नहीं। किसी ने सुना है पीवी इक्वल टू एनआरटी? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, एन तो कांस्टेंट होता है, आर भी कांस्टेंट होता है, तो पीवी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, तो इस तरफ तो के है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो डी इंटू पीवी, तो पहले डी का पी का डिफरेंशिएशन होगा और वी सेम टू सेम रहेगा, प्लस अगली बार वी का डिफरेंशिएशन होगा और पी सेम रहेगा। इसको बोलते हैं नियम ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस नियम के अनुसार हमें क्या मिला है, हमें अगर हमें मिला था डीपी इंटू वी प्लस पी इंटू डीवी, पर अगर उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? माइनस हो जाएगा। ए यार, डीपी इंटू वी प्लस पी इंटू डीवी इक्वल टू 0। देखो मैंने डिफरेंशिएशन लगाया, जिसको नहीं आ रहा उसको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां पर मैंने एक जुगाड़ लगाया। क्या जुगाड़ लगाया समझने का प्रयास करो। मैंने डीवी को नीचे भेज दिया, इससे क्या हुआ? तो डीपी इंटू वी अपॉन में डीवी, नहीं दिख रहा? देखो डीपी है इंटू में वी और नीचे क्या आ गया? तो ये बन गया डीपी बाई डीवी इंटू में वी इंटू में, अगर मैं और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं देखो इस माइनस साइन को इधर भेज के हम डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा वी, डेल्टा पी बाई डेल्टा इंटू में वी इंटू में। ये क्लियर है? क्लियरिटी है? अच्छा आप ध्यान से देखना ये क्या है। देखो आपने इक्वेशन पहले भी दिखा, ये इक्वेशन देखो, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा प्रेशर को खोलता हूं मैं, फोर्स अपॉन में एरिया, याद आ गया? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला पता है क्या था? देखो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, पर ये वॉल्यूम ऊपर चला जाता है और इसी को हम प्रेशर बोलते हैं। तो बन जाता है प्रेशर, ये वॉल्यूम ऊपर चला गया तो वी अपॉन में डेल्टा वी। ओ हो, यानी कि माइनस डीपी, ये माइनस इधर भेज दिया हमने, माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी इंटू में भी बल्क मॉडुलस होता है। यानी हम प्रेशर की जगह पर बल्क मॉडुलस लिख सकते हैं, यानी बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर है। बल्क मॉडुलस क्या है? प्रेशर के बराबर। अब इस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था? बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी, और हमने बोला कि बल्क मॉडुलस को हम प्रेशर लिख सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? बल्क अपॉन में डेंसिटी। तो बल्क की वैल्यू किसके बराबर होगी? प्रेशर अपॉन में डेंसिटी। और आपको पता होगा कि हमें प्रेशर पता है, एयर के अंदर प्रेशर नहीं पता, हमें प्रेशर पता है और हमें डेंसिटी भी पता है। उन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आता है 280 मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन ने अनाउंस कर दिया पूरी दुनिया में कि साउंड की स्पीड कितनी है बताओ? 280 मीटर पर सेकंड। लेकिन न्यूटन की इस बात को लोगों ने खारिज कर दिया। बोलो क्यों? क्योंकि साउंड की स्पीड को हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो कैसे? मैं पहाड़ पे जाऊंगा और चिल्लाऊंगा सबनम सबनम सबनम, नहीं समझे? बेटा सबनम कोई है आपकी? नहीं है? ठीक। अरे मुस्लिम्स में सबनम निकल आती है एक ना एक, नहीं समझे मेरी बात? तो इससे कैसे निकाल सकता हूं? देखो मैं यहां पे खड़ा हूं, सुनो,
ये मान लो कि 100 मीटर है, तो मैंने यहां से बोला सबनम, तो पहाड़ से टकरा के सबनम लौट आई। मान लो 3 सेकंड में, 5 सेकंड में लौट आई। चलो 5 सेकंड में आने और जाने का टाइम कितना? टाइम तो मैं देख सकता हूँ ना घड़ी में, और कान से सुन भी सकता हूँ सबनम सबनम। 5 सेकंड लगा, तो मैंने कहा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस जाने का 100, आने का 100, कितना हो गया? 200। और टाइम कितना लगा आने जाने का? 5। जाने का डिस्टेंस 100, आने का 100, तो यहां से 40। तो इसी प्रकार से ना हमने साउंड की स्पीड निकाल रखी थी। पता कितनी निकाल रखी थी बताओ? बहुत, 330 मीटर पर सेकंड के आसपास, 333 के आसपास, समझ रहे हो? तो लोगों ने कहा भैया 330 आए तब भी तेरी बात मान ले, 333 आ जाए तब भी तेरी बात मान ले, तेरा तो बहुत दूर है। तो न्यूटन साहब फेल हो गए। न्यूटन साहब, अब जब न्यूटन साहब फेल हो गए, समझिए, जब न्यूटन साहब फेल हो गए तो लैपलेस, देखो न्यूटन साहब, देखो न्यूटन साहब का काम क्या था? उंगली करके जाना, बाकी तुम देख लो। नहीं समझे मेरी बात? उन्होंने कुछ शुरुआत किया, अब लोग उसके पीछे पड़ गए, अच्छा न्यूटन। तब लैपलेस साहब आए, कहा कि अच्छा बेटे देखो, लिखा है कि साउंड, लैपलेस कहते हैं साउंड ट्रेवल फास्ट, साउंड बहुत, और जो फास्ट वाले प्रोसेस होते हैं उनको बोलते हैं एडियाबेटिक। क्या होता है वो? एडियाबेटिक। और एरिया, न्यूटन लैपलेस का मानना था ये। तो और एयर एक बैड कंडक्टर है। एयर क्या है? तो वहां पर हीट का एक्सचेंज क्या होगा? 0। पता ना आप लोगों को? एयर एक बहुत बैड कंडक्टर है, पता आप लोगों को? अगर मैंने यहां पर कोई हीटर जलाया है और कोई बंदा 10 मीटर की दूरी पर है, वहां तक हीट नहीं पहुंचेगा, उसके पास बैठना पड़ता है तब जाके हीट पहुंचता है। वैसे तो ये मैंने गलत पढ़ा दिया आपको, रियली सॉरी। यहां बात चल रही है साउंड की, और हीट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की नीड नहीं होती है। तो आपको क्लियरली बता रहा हूं कि एयर एक बैड कंडक्टर है हीट का, सो एक्सचेंज ऑफ हीट क्या होगा? 0। गलत नहीं पढ़ा दिया, बस थोड़ा इंप्रूव कर दिया उसको, कॉन्सेप्ट तो सारे लगेंगे। तो एयर इज बैड कंडक्टर, सो डेल्टा क्यू 0 होगा, सो प्रोसेस मस्ट बी एडियाबेटिक। उसने क्या बोला था? आइसोथर्मल। उनका मानना था कि प्रोसेस आइसोथर्मल है, लेकिन ये कह रहे भाई प्रोसेस इतना फास्ट है, और फास्ट प्रोसेस हमारे एडियाबेटिक होते हैं। तो उन्होंने बोला भाई देखो यार, एडियाबेटिक प्रोसेस है तो आप एडियाबेटिक की इक्वेशन लगाओ। तो हम जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस बाई डेंसिटी, और एडियाबेटिक इक्वेशन पता क्या होती है? पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यानी अब हमें पीवी की पावर गामा लगाना पड़ेगा। तो हमने कहा अच्छा, तो हमें पीवी की पावर गामा लगाना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो हमने बोला ठीक है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन होती है। तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और ये 0 हो जाएगा। और आपको डिफरेंशिएशन जो भी करना है ऐसा करना है, डी पीवी की पावर गामा इक्वल टू 0। अब यहां पर हम क्या करेंगे? देखिए, डिफरेंशिएशन के नियम जान लो। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हो जाएगा डीपी, और वी गामा सेम टू सेम। अब प्लस करके इसका डिफरेंशिएशन करना है वी गामा का, तो पावर नीचे आएगा गामा, और वी गामा -1 इनटू में डीवी, और पी सेम का सेम। समझ में आया? तो डीपी, देखो पी का डिफरेंशिएशन वी गामा सेम, प्लस पी का डिफरेंशिएशन वी गामा सेम। अब हम वी गामा कर रहे हैं तो गामा नीचे आएगा, गामा में माइनस भी होगा और वो डीवी भी बनेगा, और पी सेम। भाई माफ कर दो, है डिफरेंशिएशन देख लेना यार, क्योंकि ये मैं सिखाने बैठूंगा तब तो हो गया ना, तुम्हारा काम होगा ना। गर्मी लग रही है? अरे तो लग रही है तो क्या हो गया, ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए। चला लो एसी, और तुम में से कोई बीमार पड़ गया फिर ये इसको गर्मी देने जाएगा, फिर ठंडा पड़ गया है। चलो ध्यान दो। अब यहां पर वही, तो यार डिफरेंशिएशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, सुनिए। तो डिफरेंशिएशन जब कर लोगे ना, तो आपको ना कुछ नहीं करना, आपको इस पूरे आइटम को, ये आइटम दिख रहा है आपको, इस पूरे आइटम को इस तरफ लेके आना। ले आए हम, माइनस पी गामा वी माइनस वी गामा -1, गामा -1, समझ पा रहे हो? यहां गामा -1 है। हाँ नहीं समझ में आई बात? इधर देखो, मैं कर देता हूं, चलो। माइनस गामा पी वी गामा -1 इंटू में डीवी इक्वल टू 0। अब गामा पी को यहीं पकड़ लो, गामा पी को यहीं पकड़ लो, बाकी सबको नीचे भेज दो। अच्छा 0 तो हो चुका है ना, हटाओ यार, हम तो 0 के सब चले गए ना। तो डीपी अपॉन में डीवी, देखो डीपी के नीचे किसको ले आया मैं? डीवी के नीचे, डीपी के नीचे डीवी ले आया, और गामा को नीचे लेके आऊंगा। एक गामा यहीं पर है, वी गामा यहीं पर है, और नीचे क्या है बताओ? वी गामा -1, और यहाँ क्या बचा? माइनस गामा इंटू में पी। आई बात समझ में? अब देखो ये बेस सेम पावर ऐड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा ना ये, तो वी बचेगा, गामा से गामा कट जाएगा, तो ये डीपी बाई डीवी हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका वी गामा -1, तो वी गामा से वी गामा कट जाएगा, और वी बचेगा ऊपर, ठीक है? तो ये माइनस गामा पी। अब ये माइनस जो इस साइड आ जाएगा, तो माइनस डीपी बाई डीवी इंटू में वी इस गामा इंटू में पी, ये गामा बोलते हैं वाई को गामा। अब ये देखो, ये जो बल्क मॉडुलस बन गया, क्या बन गया? बल्क मॉडुलस। तो गामा इंटू में पी बल्क मॉडुलस है। तो हमने बोला अच्छा 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 अच्छा, तो बल्क मॉडुलस पी इंटू में गामा होता है। तो हमने बोला अच्छा 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 अच्छा, ये बात है, ये बात है, क्या बात है? तो हमने कहा अच्छा, तो पहले फॉर्मूला क्या था? पहले फॉर्मूला था बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी। अब बल्क मॉडुलस की वैल्यू किसके बराबर है? गामा इंटू में पी, प्रेशर। अगर आपको याद हो हल्का फुल्का,
तो पिछली बार हमारा इक्वेशन आया था, पिछली बार इक्वेशन पता क्या आया था, देखो प्रेशर अपॉन में डेंसिटी, याद है आपको? प्रेशर अपॉन में डेंसिटी हमने सॉल्व किया था, तो आया था 200, कितना आया था? 280 मीटर पर सेकंड। पर इस बार प्रेशर से गामा मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, तो अब पहले 280 था, अब उसमें कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए आंसर 324 आता है। तो लैपलेस बिल्कुल करेक्ट आंसर लेके आते हैं, इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा कि लैपलेस करेक्शन के बारे में बताइए। तो न्यूटन साहब ने आइसोथर्मल बोला, इन्होंने एडियाबेटिक बोला, और इन्होंने करेक्शन करके दिखाया कि भैया जहां पर तुम सिर्फ प्रेशर लिख रहे थे वहां पर गामा इंटू में प्रेशर आएगा, तभी आपका आंसर। सर पर बुक्स को चॉकलेट कैसे देंगे? चलो, तो एक बार अगर हम कंक्लूजन्स देखें तो हमारे कंक्लूजन्स क्या निकलता है बताइए? कंक्लूजन निकलता है कि स्ट्रिंग के ऊपर जो फॉर्मुला आया, स्ट्रिंग के ऊपर स्पीड का फॉर्मुला ट्रांसवर्स वेव का, टी वाले वेव का, वो कितना निकल के आया बताइए? v इज इक्वल टू रूट ऑफ टेंशन अपॉन में मास पर यूनिट लेंथ। फिर हमने पढ़ा साउंड वेव का या लॉन्गिट्यूडनल वेव का बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपके कौन से वेव का है? लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन अब हम स्पेशली पढ़ेंगे किसके लिए बताओ? साउंड के लिए। अगर हम साउंड के लिए फॉर्मूला पढ़ेंगे तो साउंड के लिए हम कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे एक बार आया है प्रेशर अपॉन में डेंसिटी, जो कि गलत था, फिर इसको करेक्ट किया लैपलेस ने, तो क्या आया हमारा? गामा इंटू में प्रेशर अपॉन में डेंसिटी, जो कि सही था। तो साउंड वेव का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मेरी बात समझे? अब दोस्तों इस चैप्टर के अंदर कुछ और बातें हम करेंगे, ध्यान दीजिए। कुछ और क्या, पूरा ही खत्म करेंगे, खा जाएंगे इस चैप्टर को। सही बात है ना? चलिए, अब हमारे को पढ़ना है कितने पेज? 30 पेज के आसपास और पढ़ना है फटाफट। वैसे चैप्टर तुम्हें बहुत टफ लगा, ईमानदारी से बताओ, बेटा लगा? बोलो। क्या बात है, बोलने लगी। अरे मजाक कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। आप स्कूल में भी ऐसे शांत रहते हो बेटा? हाँ, सैलरी मिलती होगी शांत रहने की, ध्यान दो। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर सुपर पोजिशन क्या है, कोई नया पोजिशन है? नहीं, समझो। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा वहीं आ जाऊंगा। जैसे एक वेव है और कोई दूसरा वेव है, ये जा रहे थे और किसी पॉइंट पर इनकी मीटिंग हो गई, किसी पॉइंट पर जाके मिल गए, तो ये सुपर इंपोज हो गए। क्या हो गए? सुपर इंपोज। अगर ये सुपर इंपोज हो गए हैं तो देखिए इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए ए, और इसका भी डिस्प्लेसमेंट है ए, और दोनों सेम फेज में। देखिए इसका ये वाला पॉइंट और दोनों का पॉइंट बिल्कुल सेम, दोनों एक दूसरे से सिमिलर है। तो जब ये सुपर इंपोज होंगे तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा हो सकता है कि a प्लस ए 2a हो जाए। क्या हो जाए? तो ये सुपर इंपोज हो सकते हैं। तो और दूसरा क्या, अगर मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसने किसी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट y1 है इसका, और इसका डिस्प्लेसमेंट है y2 किसी पॉइंट पर, मतलब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है y1 है, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? y2। और ऐसा मान लो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा मान लो कि जो बजाइए, मतलब ये इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है इक्वेशन है y1, इसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है y2, और दोनों वेव मान लीजिए किसी पॉइंट पर जाके मिलते हैं। तो यहां पर अगर मान लो कोई पार्टिकल है, तो अगर इसने डिस्प्लेसमेंट मान लो y1 प्रोड्यूस कर दिया और इस वाले ने डिस्प्लेसमेंट y2 प्रोड्यूस किया, तो नेट आंसर क्या आएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। समझे नहीं? कि इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट आपको वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है। क्यों वेक्टर फॉर्म में? क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि यहां पर पानी की लहर पहुंच, मान लो आप यहां पर कोई नाव है, नाव, और इधर से पानी की एक लहर आई जिसका निचला हिस्से में नाव पड़ गया, लेकिन कहीं से एक पानी की लहर आई जिसका उचला हिस्सा यहीं पर पड़ गया। तो एक बार तो पानी चाहता है कि भैया नाव नीचे चले जाए, और दूसरी लहर क्या कह रही है? पानी जो बोट है ऊपर चले जाए। क्या चले जाए? ऊपर चले जाए। तो एक y1 पॉजिटिव है, दूसरा y1 क्या है? नेगेटिव। y2 क्या है? नहीं समझ में आया? एक नाव है, एक नाव है जिसपे एक लहर कह रही है मैं तुझे डुबा दूंगी, और एक लहर कह रही है मैं तुझे उठा दूंगी। तो एक का डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एक का डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए हम यहां पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या कहता है? द नेट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ वेव्स, नेट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ वेव्स विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच अदर। अब यहां पर हमने एल्जेब्रिक सम बोला है, वेक्टर सम नहीं बोला। क्या नहीं बोला? तो बेटा जब हम एल्जेब्रिक सम बोलेंगे ना, तो आपको ऑलरेडी थोड़ा डिस्टेंस, डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। किसका ध्यान रखना पड़ेगा? डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर है या नीचे है। वैसे जो
नियम कहता है, वो कहता है वेक्टर सम। क्या कहता है नियम? तो यहां पर थोड़ा विवाद चल रहा है। बहुत सारे बुक्स में लिखा रहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिमाग कहता है वेक्टर सम। तो अब आपको सोचना कि आप क्या लिख के आओगे। बुक्स में ये लिखा हुआ है, देखो भाई एक बार एनसीईआरटी चेक करना, ठीक है, कि एनसीईआरटी में वेक्टर सम बोला है तो डायरेक्शन को भाई बिना डायरेक्शन के आप कर नहीं सकते। पर ये लोग छोड़ो, तेल लगाए, नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया कि लिखने को तो एल्जेब्रिक सम लिखा है पर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात है क्या? डेफिनेशन ये रहा आपके सामने। मैं तो आपको बोल रहा हूं, देखो भाई एल्जेब्रिक सम बहुत सारी बुक्स लिखती है, लेकिन लॉजिक कहता है कि अगर अगर एक वेव ऊपर ले जा रहा है, एक नीचे ले जा रहा है, तब तो आपस में माइनस ही करना पड़ेगा ना। तो वहां पर हमें डायरेक्शन का ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया? तो अगर आप एल्जेब्रिक सम ध्यान लिख रहे हो तो कीप डायरेक्शन इन माइंड, कीप डायरेक्शन इन, टेक डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, ऐसे लिख सकते हैं इसके बगल में, टेक डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, टेक डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, या चूज साइन। साइन जो डिस्प्लेसमेंट का साइन हम चुन लेंगे, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को, है ना। तो कीपिंग साइन इन माइंड, कीपिंग साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन माइंड। कि डिस्प्लेसमेंट का साइन क्या है, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला। और अगर नहीं लिखे, अगर हम एल्जेब्रिक सम नहीं लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? वेक्टर सम। वेक्टर सम में डायरेक्शन अपने आप आ जाता है, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। अब देखिए जब हमारा सुपर पोजिशन होता है वेव का, तो वेव के सुपर पोजिशन की वजह से हमें क्या क्या मिलता है? देखिए वेव के सुपर पोजिशन की वजह से हमें इंटरफेरेंस मिलता है, हमें बीट्स मिलते हैं, और हमें स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव्स मिलते हैं। अब इंटरफेरेंस क्या होता है समझा रहा हूं। देखिए जैसे मैंने कहा कि एक आदमी है, एग्जांपल ले रहा हूं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ये वर्ड आपको समझ नहीं आएगा फिर भी। मान लो यहां से एक जगह से लाइट आ रही है मेरे हथेली पे, ये यहां पर एक पर्दा है, ये एक पर्दा है, यहां से एक लाइट आ रही है और वहां से एक लाइट आ रही है, और दोनों लाइट वहीं पर जाके मिल रही है। तो यहां पर ब्राइट होगा कि डार्क होगा? डार्क भी हो सकता है, ब्राइट भी हो सकता है। तो इंटरफेरेंस हमें क्या पता, क्या बताता है? इंटरफेरेंस बताता है कि लाइट के मिलने से सिर्फ उजाला नहीं, अंधेरा भी हो सकता है। कितनी गजब की बात है कि लाइट के मिलने से अंधेरा भी हो सकता है। ये हम इंटरफेरेंस में पढ़ेंगे क्लास 12th में, ये 12th में पढ़ना है। अभी हमें बीट्स और स्टेशनरी वेव के बारे में पढ़ना है या स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ना है, और हमारा चैप्टर निपट जाएगा। तो अभी हम बीट्स और स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक बातों को जानेंगे। अब बीट्स क्या होता है बताने की जरूरत है क्या? नहीं सुना? बीट बॉक्सिंग आवाज आई थी क्या थोड़ी सी? डीजे डीजे मुनिल मुनिल डीजे डी, अरे तुम्हें क्या होता है, टैलेंटेड हूं मैं, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा है, अच्छा। अब सुनिए, पहले कुछ बेसिक को समझिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव से क्या होता है, एग्जाम में आ सकता है। देखिए हमने माना यहां पर एक फिक्स चीज है, बिल्कुल एकदम से इसको सीमेंट से जमा दिया मान लीजिए, और उससे हमने एक रस्सी बांधी हुई है, दिख रहा है आपको रस्सी? ये रस्सी बांधी हुई है, रस्सी, रस्सी दिख रही है, एक रस्सी को हमने बांधी हुई है, ठीक है, समझ पा रहे बात को? तो एक रस्सी को हमने बांधा हुआ है, ये ना, ये जानबूझ के ऐसा बनाया गया डायग्राम। ये डायग्राम को पूरा नहीं करना है, बस समझ लो चुपचाप कि यहां पर एक फिक्स कर दिया गया है और रस्सी बांधा हुआ, क्या बांधा हुआ है, और हमने एक वेव जनरेट कर दिया ऐसे, देखो वहां दीवार में कस दिया रस्सी को और यहां से ऐसे वेव जनरेट किया। तो ये वेव ऐसे जाएगी ना, तो वेव ऐसे गई तो लौट के ऐसे आती है नीचे, कभी करके देखना, एकदम टाइट से बांध के, बिल्कुल टाइट बंधा होना चाहिए, वहां पर फिक्स होना चाहिए, और वेव आपने यहां पर पैदा किया, तो वेव ऊपर से जाएगा पर आएगा नीचे से। तो इंसिडेंट वेव ऐसा होगा, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, देखो ध्यान से देखना, ए साइन के एक्स माइनस, लेकिन जब लौटेगा तो डायरेक्शन में एक माइनस आ जाएगा, क्या जाएगा? और आप चाहो तो इस साइन को अंदर भी भेज सकते हो, पता ना आपको, हम चाहे तो इस माइनस को अंदर भेज सकते हैं, लेकिन आप इतना गणित लगाओगे ना तो आपका गणित हो जाएगा, गणित नहीं लगाना है। तो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और जब लौट के आएगा, देखो इंसिडेंट वेव है, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड वेव। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, कि वेव रिफ्लेक्ट भी होते हैं। तो ये बेसिक चीजें हम पढ़ रहे हैं आगे के लिए। अब दोस्तों हमें पढ़ना है स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। अब देखिए स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव अब कहां देखने को मिलता है आपको? देखिए स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव आपको देखने को मिलता है ऑर्गन पाइप में। अब ऑर्गन पाइप क्या होता है? बांसुरी, क्या है उसके अंदर? करण क्या कर रहे हो? और तुम प्रतीक उसका क्या देख रहे हो? अरे मतलब क्या देख रहे हो? उसके गोद में देख रहा है, क्या है गोद में? नोटबुक, चलो जाओ। तो स्टैंडिंग या स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, के नाम से पता लग रहा है, स्टेशनरी नाम पर मत जाना, स्टेशनरी स्टैंडिंग नाम पे नहीं जाना। देखो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये अपीयर्स, रुका हुआ, अपीयर्स रुका हुआ, ये रुका हुआ फील होता है। मैंने क्या बोला? जो हमारा स्टेशनरी वेव है या हमारा स्टैंडिंग वेव है, ये हमें रुका हुआ फील होता है कि रुक सा गया है, कैसा फील होता है, इसलिए इसका नाम है। लेकिन वहां पर वेव्स चल रहे होते हैं, रुका हुआ फील होता है कि रुक गया, दिखने में लगता है ऐसा रुका हुआ है। जैसे एग्जांपल, जैसे इक्विलिब्रियम जानते हैं, इक्विलिब्रियम में क्या होता है? रिएक्शन चल रहा होता है, लेकिन जितना रिएक्शन आगे जाता है उतना ही रिएक्शन पीछे आता है। केमिस्ट्री में पढ़ा आपने इक्विलिब्रियम, जिससे हमें लगता है अरे कुछ हो ही नहीं रहा है। वैसे ही देखिए, जैसे मैं समझा रहा हूं, देखिए कि अगर हमने यहां से कोई वेव भेजा है, ऐसे ध्यान देना प्लीज, यहां से हमने एक वेव जनरेट करके भेज दिया, और वो एक
एंड से, कहां कहीं पर एंड है, वहां से इस प्रकार से आ रहा है, देखो इस प्रकार से दिख रहा है आपको कैसे आ रहा है। और जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, दोनों आपस में, तो देखो वेव आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, तो लगेगा वहीं पर रुका हुआ है। क्या लगेगा वहां पे? नहीं समझे मेरी बात को? ये कितना आसान तो है। तो वेव तो आ रहे हैं, जा रहे हैं वेव तो, लेकिन आंखों को धोखा हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव। नहीं समझ पा रहे बात को? अभी आपको समझ में आएगा। देखो तो लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मूविंग इन बट नहीं सिंपल, हाँ बट या फिर हैविंग कॉमा लगा के, ईच हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। मतलब एक वेव है, दो वेव्स होनी चाहिए जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम एम्पलीट्यूड हो, सब कुछ सेम हो, बस एक इधर एक इधर, और जैसे वो कंबाइन होंगे, लग गई, जैसे वो कंबाइन होंगे हमें क्या लगेगा कि वेव रुका हुआ है। तो ऐसे देखो, तो द रिजल्टेंट वेव डू नॉट प्रोपोगेट इन एनी डायरेक्शन, जो जो उनका रिजल्ट है वो प्रोपोगेट होता हुआ नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन मीडियम, कोई एनर्जी का ट्रांसफर आपको दिखाई नहीं देगा। आप फील कर पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? देखिए, एक ऐसे जा रहा था, एक ऐसे ट्रेवल कर रहा था, दोनों कंबाइन हो गए। सोचो, एक आगे वाला एक पीछे वाला, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ सब कुछ, और वो कंबाइन हो गए। कंबाइन होने से क्या हुआ? द रिजल्टेंट वेव डू नॉट प्रोपोगेट, जो रिजल्ट बना वो प्रोपोगेट नहीं होता है। प्रोपोगेट मतलब चलना, जो उनका रिजल्ट है ऐसा लगेगा चल ही नहीं रहा है इन एनी डायरेक्शन। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन मीडियम, और एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं हो पा रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं हो पा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो बोलो बोलो। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव्स के बारे में। अब आपको लगेगा यार ये स्टैंडिंग वेव क्या है? मैंने बोला ऐसा वेव जो रुका हुआ लगे। तो ये वेव बनते कैसे है? देखो, जैसे ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी था जो आगे की तरफ जा रहा था, फिर एक क्या होगा बताओ? एक होगा ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी जो पीछे की तरफ जा रहा होगा। मैंने सिखाया था आपको, जब भी प्लस माइनस हो तो आगे की तरफ, और दोनों ही क्या हो जाए? प्लस, तो पीछे की तरफ। तो एक वेव आगे की तरफ जा रहा है, एक पीछे की तरफ, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सब कुछ सेम है। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों का हम कंबाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंबाइन। हम निकाल रहे हैं वाई नेट, तो वाई वन प्लस वाई टू करेंगे। अब तुम्हारा भैया मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहां से अब हम कॉमन लेके, देखो अब यहां से दिक्कत है, ए को कॉमन लेंगे, अभी बन जाएगा साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी लगेगी। अब आपका खेल खत्म होगा। देखो लगा दिया मैंने, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा लगा दिया मैंने, तो हमें मिलेगा इक्वेशन ये 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो ये जो इक्वेशन निकल के आई है, इस इक्वेशन में एक चीज का ध्यान रखना आप। देखिए, जैसे ये कॉस ओमेगा टी है ना, कॉस ओमेगा टी, तो इसके पीछे वाला जो पार्ट है, देखो समझो मेरी बात, छोटी सी बात समझना, बहुत लॉजिकल बात समझना। मैं आपसे बहुत लॉजिकल बात करता हूं, ध्यान से। मैंने कहा कि एक वेव से हमने एक दूसरे वेव को मिलाया, तो जो बन के निकलेगा वो भी तो वेव ही होगा ना, नहीं समझे? अरे वेव वेव से करवाएंगे तो वेव पैदा होगा, बहुत सिंपल सी बात है, तो आप जानते हो इंसान इंसान से इंसान पैदा होता है, वैसे ही। तो इस वेव की इक्वेशन ऐसी थी कि y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी के पीछे जो होता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? वैसे दूसरे वाले वेव के लिए था, मान लीजिए a2 साइन ओमेगा टी समथिंग, है ना, कुछ भी हो सकता है ओमेगा टी के आगे, लेकिन ओमेगा टी के जो साइन ओमेगा टी या ओमेगा टी के जो सबसे पीछे होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एम्पलीट्यूड। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेव आया है ये, अगर ये ओमेगा टी है तो ओमेगा टी और कॉस, मतलब इसके पीछे का ये जो पूरा हिस्सा होता है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, नए वाले वेव का। क्या बोलते हैं? नए वाले वेव का एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो देखिए, ये 2a साइन के एक्स को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, कि दो वेव को मिलाने के बाद जो रिजल्ट आया है उसका एम्पलीट्यूड है 2a साइन के एक्स। अब यहां पर समझने वाली बात है, 2 पॉइंट्स, कि नोड्स किसे बोलते हैं, एंटी नोड्स किसे बोलते हैं। देखिए, जब हमारा एक वेव, मान लीजिए कोई रैंडम सा मैंने वेव लिया है, इस वेव में आपको ये पॉइंट दिख रहे होंगे, रेड वाले दिख रहा है, ये जो रेड वाले पॉइंट्स है, जो नोड्स है, इनको बोलते हैं मिनिमम पॉइंट, जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो होती है। जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो है, कुछ उठा हुआ नहीं है, इसको नोड्स बोलते हैं। तो नोड क्या होता है? मिनिमम पॉइंट जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो, उसको नोड्स कहते हैं। अब देखिए इस पॉइंट को, देखिए इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है मैं अलग कलर से दिखाऊं आपको, इस पॉइंट को, इस पॉइंट पर आपका मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर भी क्या है आपका? मैक्सिमम। तो ये जो मैक्सिमम देखिए यहां से, ये देखिए ना, ये वाला, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, तो एंटी नोड्स किसे कहते हैं? मैक्सिमम पॉइंट, जहां पर आपको मैक्सिमम, ऐसा पॉइंट जहां पर आपको मिले मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम पॉइंट भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ये है, जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? मतलब ये है आपका, क्या है बताओ? ये नोड्स, ये है एंटी नोड्स, नोड्स एंटी नोड्स, नोड्स। तो एंटी नोड क्या होता है? जहां उसको मैक्सिमम पॉइंट का नाम भी देते हैं, और क्या बोलते हैं उसको? जहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो? मैक्सिमम। तो द लोकेशन एट विच एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एंटी नोड। समझ में आया? तो ये छोटी छोटी बातें थी इस चैप्टर की। अब देखिए, अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो फॉर्मूला था 2a साइन के एक्स, याद करो, नहीं समझे? 2a साइन के एक्स क्या था? एम्पलीट्यूड किसका? स्टैंडिंग वेव का। जब हमने दो वेव को मिलाया था तो एक नया वेव बना था, उस नए वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो है 2 साइन के एक्स, 2a साइन के एक्स। अब देखिए, नोड्स का मतलब क्या होता है? जब जीरो हो जाए, क्या हो जाए? जीरो। ये लो बात करो। हेलो, हेलो, अच्छा हेलो क्यों बोल रहा हूं मैं? ठीक है,
देखो ये जो एम्पलीट्यूड है, जीरो कब होगा? जब जीरो होगा तो हम बोलेंगे नोड। क्या बोलेंगे? तो देखिए जीरो कब होगा, देखिए साइन जीरो होता है जीरो पर, पाई पर, टू पाई पर। अरे ये जीरो होगा ना साइन के एक्स, ये के एक्स जीरो कब होगा? जीरो पर, पाई पर, टू पाई पर। तो के एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो, पाई, टू पाई, यानी के एक्स की वैल्यू होनी चाहिए एन इंटू में पाई। एन इंटू में, जैसे जीरो पाई, वन पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, सिक्स पाई, तो हमने बोल दिया एन इंटू में पाई, यानी साइन इंटू में के एक्स जो है, तो के एक्स की वैल्यू एन इंटू पाई को फॉलो करना चाहिए, तब जाके आपका नोड आएगा। क्या आएगा? और एंटी नोड कब आएगा? एंटी नोड आएगा जब साइन 90 हो। अरे साइन 90 क्या होता है? वन। वन मतलब मैक्सिमम। तो उसके लिए याद कर लो के एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2n + 1 पाई बाई 2। क्या होना चाहिए? अगर हम n की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ? पहला एंटी नोड आएगा। n की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो कितना आएगा बताओ? पाई बाई 2 आ जाएगा ना, यहाँ n जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? यहाँ पर बताओ, जीरो से, वन से, टू से, थ्री से चलता रहेगा। तो आप नोट्स भी निकाल सकते हो और एंटी नोट्स भी निकाल सकते हैं। नोट्स निकालने का तरीका क्या है? k इंटू एक्स की वैल्यू n पाई के बराबर। और एंटी नोट निकालने का तरीका क्या है? k इंटू एक्स की वैल्यू, k इंटू एक्स के बराबर होना चाहिए बताओ? 2n + 1 पाई बाई 2 के बराबर। कोई डरने वाली बात है इस चैप्टर में? बताओ ईमानदारी से, कोई डरने वाली बात नहीं, बस आपको चीजें याद होनी चाहिए। दोस्तों नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक। आपको लग रहा होगा यार इतना कुछ कैसे हो गया, जबकि नोट्स बनाने के मैंने पहले बोल दिया था कि नोट्स बना के रखते तो इजी पड़ता। आपने बना रखे सारे? देखो लिखा है स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अब एक खिंचा हुआ स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग के अंदर में स्टैंडिंग वेव पैदा होता है। कभी आप स्ट्रिंग को देखना, स्ट्रिंग को बीच से ऐसे पुल करके छोड़ दो, ऐसे ऐसे करेगा वो, बीच में ऐसे ऐसे करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे ऐसे जा रहा है या ऐसे ऐसे आ रहा है, नहीं, वो बीच में ही ऐसे ऐसे, क्योंकि स्टैंडिंग वेव बनता है। स्टैंडिंग वेव समझते हैं ना, कि भैया ऐसा लगेगा कि एक ही जगह खड़े होकर मजे ले रहा है, एनर्जी प्रोपोगेट नहीं हो रहा। क्या है? ठीक है, तो क्या कर रहा है करण? स्टैंडिंग, अरे कभी भी ना रस्सी को बांधो और बीच से खींच के छोड़ दो, ऐसे ऐसे नहीं होता है, तो लगता है कि स्टैंडिंग वेव है, रुक सा गया, एक ही जगह पर ऐसे ऐसे कर रहा होता है ना। तो बताओ, तो अभी हम पढ़ रहे हैं स्टैंडिंग वेव ही ना स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, खींचे हुए स्ट्रिंग के अंदर, खींचा हुआ स्ट्रिंग है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर। तो हमने माना कि दोनों एंड को हमने दबा दिया, बंद कर दिया है, और बीच में कौन है बताओ? स्ट्रिंग। और डिस्टेंस को हम एक्स बोल रहे हैं और एल को क्या बोल रहे हैं? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यहां भी क्लोज है एंड और वहां पे भी क्या है? क्लोज। तो एक कंडीशन होती है फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन। अगर हम बाउंड्री के लिए कंडीशन लगाएंगे तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? अरे एक्स की वैल्यू एल के बराबर होगी ना, बाउंड्री। हाँ ठीक है। तो आप जानते हैं कि अगर याद हो आपको कि के एक्स इजिकल टू एन पाई किसके लिए था? याद करो। अरे के एक्स इक्वल टू एन पाई किसके लिए था? यार नोट्स के लिए। किसके लिए था? नोट्स के लिए। तो एक्स की जगह पर हम एल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो के एल इजिकल टू एन पाई। के की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में एल इजिकल टू एन पाई। पाई से पाई कट गया, तो यहां से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? वेवलेंथ यहां चला जाएगा, एन नीचे आ जाएगा, तो 2l बाई एन। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला आता है 2l बाई एन। किसके लिए? नोड्स के लिए। अगर आपको नोड्स जानना है, मैंने बोला कि भाई मेरे को पहला नोड्स बताओ, अभी रुक जाओ, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो वेवलेंथ निकल गया ना, तो आप जानते होंगे, ये मैंने आपको सिखाया भी है कि स्पीड होता है फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ। तो स्पीड होता है, स्पीड को हम v बोल रहे हैं, तो v होता है फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ, तो वेवलेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो स्पीड अपॉन में वेवलेंथ क्या हो जाएगा बताओ? फ्रीक्वेंसी। स्पीड अपॉन में वेवलेंथ, और वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या आया था पीछे? याद करो, 2 पाई अपॉन में n। तो चलो यार मैं ही करके दिखाता हूं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है स्पीड अपॉन में वेवलेंथ, और वेवलेंथ था 2 पाई अपॉन में n, तो ये n यहां चला जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी के क्या फॉर्मूला निकल के आया बताओ? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल के आया स्पीड इंटू में n अपॉन में 2 पाई। समझ आया? ये है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। जहां पर v का मतलब क्या है बताइए? v का मतलब है स्पीड। क्या बात है सर। यानी हमने ये सीखा कि अगर हम एक ऐसे गिटार को बजा रहे हैं जिसका ये वाला एंड और वो वाला एंड टाइट है, गिटार में दोनों टाइट होता है ना, दोनों टाइट है, और हम निकालना चाहते हैं क्या बताओ? नोट्स या एंटी नोट्स। नोट्स हमने कंडीशन किसकी लगाई थी? नोट्स की कंडीशन लगाई थी। तो नोट्स के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया है? स्पीड इंटू में n बाई 2l। अब मान लीजिए n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू क्या है बताइए? तो हम बोलेंगे इसको फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो n की वैल्यू अगर 1 होगी तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड अपॉन में 2l। तो स्पीड अपॉन में 2l जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अगर n की वैल्यू 2 हो जाए तो इसको बोलते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो आ जाएगा ये, क्या जाएगा? v 2 बाई 2l, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा? v बाई l। तो यानी कि हम गिटार के लिए, गिटार में अलग अलग फ्रीक्वेंसी को इजीली निकाल सकते हैं। किसके लिए बताओ? नोट्स के लिए। ठीक है, ये सब एग्जाम में आ सकता है। देखिए बात समझ में आई? तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हो, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अच्छा अगर आपको कोई बोले, ऐसे बोले टोन, मतलब पहले की बात कर रहा है, ओवरटोन दूसरे की बात कर रहा है, सेकंड ओवरटोन तीसरे की, देखो टोन यानी पहला, ओवरटोन यानी दूसरा, ओवरटोन भी बोल सकते हैं। तो ये सब टन टन टन। तो पीछे हमने क्या निकाला था कंडीशन?
ये हमने नोट्स के लिए निकाला, किस लिए निकाला? नोट्स के लिए। अब देखिए दोस्तों, अब लिखा हुआ है, देखिए, इफ वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज ओपन, अगर हमने स्ट्रिंग को बांध दिया है एक तरफ और एक तरफ हमने खुला छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया है? खुला। तो खुले एंड पे ना स्ट्रिंग उठेगा, नहीं समझ रही बात को? उठेगा ना, तो यहां पर एंटी नोड बनेगा, क्या बनेगा? तो इस बार हम ये इक्वेशन जानते हैं, वी नो इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव 2a sin cos ओमेगा t। तो यहां पर हम ये भी जानते हैं फॉर एंटी नोड की x की वैल्यू किसके बराबर होती है? 2n प्लस पाई बाई 2। और बाउंड्री कंडीशन कहता है कि x की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये तो हम जानते हैं ना कि x की वैल्यू l के बराबर होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इस बार हम एंटी नोड की बातें कर सकते हैं। तो देखिए, तो देयरफॉर हमने एंटी नोड्स के लिए फॉर्मूला निकाला, तो kx इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? k इंटू एल। अब ये इक्वेशन लगाएंगे, काटेंगे पीटेंगे, वेवलेंथ आएगा, फिर स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन में लैम्डा, ये तो जानते हो ना आप लोग। फिर यहां से हमें फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला मिलेगी, देखिए, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिलेगा हमें v इज इक्वल टू 2n प्लस 1 4l। तो एग्जाम के लिए आप रेडी रहना कि वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। वो कह रहा है कि आप फ्रीक्वेंसी निकालो जब दोनों एंड क्या हो, बंधा हुआ है, या फ्रीक्वेंसी निकालो जब एक एंड खुला हुआ है। तो सब ध्यान रखना है। तो फर्स्ट मोड क्या होगा? तो यहाँ पर एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है? तो फर्स्ट मोड, इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। अगर एन इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं मैं, एन 0 पुट करूंगा तो क्या आंसर आएगा बताओ? v/4l। तो इसको बोल देंगे फर्स्ट ओवरटोन। फिर सेकंड मोड, देखो नाम समझो, नाम क्या क्या है, देखिए, इसको फर्स्ट मोड भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? और इसको फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं। तो सेकंड मोड को हम सेकंड ओवरटोन भी कहते हैं। सब ध्यान रखना है आप लोगों को, नहीं समझ रही बात को? तो यहाँ सब क्लियरली मेंशन है कि क्या चल रहा है। टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं। एन की अलग अलग वैल्यू पुट करोगे, एन 0 पुट करोगे तो फर्स्ट मिलेगा, एन 1 पुट करोगे तो सेकंड मिलेगा, एन 2 पुट करोगे तो थर्ड मिलेगा। नहीं समझे? अच्छा, ये 0 है इसलिए इसका नाम क्या लिख रहे हैं हम? अब ये 1 है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? सेकंड ओवरटोन। नहीं समझ पा रहे? 0 को फर्स्ट ओवरटोन बोल रहे हैं, और एन की वैल्यू 1 है तो क्या बोल रहे हैं? तो परेशान नहीं होना है आपको, बिल्कुल याद करना है इसको, क्योंकि यहाँ पर एन की वैल्यू हम 0 से ले रहे हैं, तो 0 वाले को ही फर्स्ट बोल रहे हैं। क्योंकि एन की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो आंसर तो पहले का ही आएगा ना। अरे आंसर किसका आ रहा है? पहले का। और ये आंसर किसका आ रहा है? दूसरे का। अब यहाँ याद कर लेना छोटी सी बात, कि जब F1 F2 F3 निकालोगे, ये आता है एग्जाम में, डिक्टो आता है सेम टू सेम, कि अगर एक स्ट्रिंग है जिसका एक एंड खुला हुआ है, तो उसके जो एंटी नोड्स होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या है बताओ? F1 रेशियो, F2 रेशियो, F3 कैसे चलता है? 1 3 5 7। देखो यहाँ 1 है, क्वेश्चन ये तो क्या है यहाँ पर 1, फिर अगली बार में क्या होगा? 3, फिर अगली बार में 5, फिर अगली बार में, तो ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए, हम पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव को ही पढ़ेंगे ऑर्गन पाइप में, बांसुरी में, लेकिन इस बार हमने बांसुरी को ऐसा लिया है कि इसका एक एंड ओपन है, दिख रहा है आपको? ओपन, खुला हुआ बांसुरी है, और बांसुरी में एक को तो खुला ही छोड़ना पड़ता है। नहीं, दोनों खुला हो सकता है क्या? हो सकता है ना गधो? नहीं हो सकता क्या? हो सकता। सुनो आप, अरे हो सकता है, देखो मैं बनाऊंगा अपना बांसुरी सुनो सुनो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू एल। एल क्या है आपको पता ही, देखो, तो वी नो इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इतना होता है। और हम जानते हैं ऑल्सो हम जानते हैं किसके लिए बताओ? कि x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 किसके लिए होता है? एंटी नोड। तो यहां से हम बना लेंगे इक्वेशन, देखो, तो x की जगह पर l पुट कर देंगे, फिर यहां से हम वही निकाल लेंगे, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को याद कर लेंगे। तो हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद कर लेंगे। अब वही वाली कहानी है, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 पुट करते रहना, समझ पा रहे हो? तो 0 पुट करोगे तो पहला मिलेगा, और 1 पुट करोगे तो दूसरा मिलेगा। तो नाम तो मैंने पीछे पढ़ा दिया, तो बार बार किसी चीज को हम रिपीट नहीं करेंगे, ये चीज आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। वैसे भी ये सब आएगा तो कर लेना है ना प्लीज। अब लिखा है बोथ एंड ऑर्गन पाइप का ओपन है, क्या है? दोनों पाइप क्या है? अब यहां क्या लगा देंगे? सिमिलर टू स्ट्रिंग, सब छोड़ो, ये वैसा होता है, सिमिलर होता है स्ट्रिंग क्लोज्ड बोथ एंड। जैसे स्ट्रिंग का दोनों एंड खुला था ना, दोनों एंड सारी बंद था, याद है आपको? जब दोनों एंड उसके बंद थे तो हमने कंडीशन क्या लगाई थी, याद है? kx इक्वल टू n पाई, याद है? तो ये सिमिलर होता है कैसे? स्ट्रिंग क्लोज्ड बोथ एंड। तो देखो ये वाला इक्वेशन हम जानते हैं, इक्वेशन ऑल्सो लिख देना। ऑल्सो हम ये भी जानते हैं, यार ऑल्सो क्यों नहीं जानते? ऑल्सो हम ये भी जानते हैं कि kx इक्वल टू n पाई होगा, x इक्वल टू l होता है, kl इक्वल टू n पाई, तो kl n पाई होगा, तो यहाँ पर आप निकालेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, बिल्कुल एक्जेक्टली सेम। याद है, पढ़ा था आपने, v इंटू n बाई 2l, और n की वैल्यू यहाँ से 1 2 3 से लेनी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सारा कुछ निकाल, नहीं समझ रही बात को? अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे ना, n 1 पुट करोगे फर्स्ट, n 2 पुट करोगे सेकंड, तो सारा खेल यहाँ पर एक ही लॉजिक का है। मैं आपको बताऊं क्या लॉजिक का है, देखो, एक बार आपने एक वेव आगे गया एक वेव पीछे आया, दोनों को मिला के इक्वेशन बना ली है, y इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t। अब इसी kx वाली वैल्यू को जब हम 2n n पाई के बराबर रख रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और इसी वाले kx को हम किसके बराबर रख रहे हैं बताओ? 2n प्लस 1 पाई बाई 2, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या मिल रहा है। अगर आपको नोट्स मिल रहा है तो ये लगा रहे हो, और आपको एंटी नोट्स मिल रहा है तो ये लगा रहे हो। यहां से x की वैल्यू आप क्या पुट कर रहे हो बताओ? l। यहां से आपको क्या मिलता है? वेवलेंथ। k को खोल के, k क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा, k खोल के वेवलेंथ मिलता है, वेवलेंथ आप क्या निकाल लेते हो? फ्रीक्वेंसी। तो बहुत सीधा सिस्टम है कि नहीं है? डिफिकल्ट लग रहा है? लग रहा होगा, लेकिन घर पे जाके ना आप एक बार कभी सोचना कितना आसान चीज है ये। नाउ वी हैव लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बीट्स एंड समथिंग चीजें। और देखिए, पहले बीट को समझने का प्रयास कीजिए। ये बीट्स क्या होते हैं? देखिए, फिनोमिना ऑफ बीट
अराइजेस फ्रॉम इंटरफेरेंस ऑफ वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। ये जो बीट का फिनोमिना है ना, ये कब हमें सुनाई देता है? देखिए, फिनोमिना ऑफ बीट अराइजेस फ्रॉम इंटरफेरेंस ऑफ वेव हैविंग सेम नहीं, ये गलत है, सिमिलर फ्रीक्वेंसी। क्या बेटा? सिमिलर फ्रीक्वेंसी। सिमिलर, सेम और सिमिलर में फर्क हो जाता है थोड़ा। तो ये फिनोमिना ऑफ बीट अराइजेस फ्रॉम इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस समझते हो? जब वेव इंटरफेयर करे, वेव क्या करे? ए वेव दूसरे वेव में इंटरफेयर हो गया, तो फिनोमिना ऑफ बीट अराइजेस फ्रॉम इंटरफेरेंस ऑफ वेव हैविंग सिमिलर फ्रीक्वेंसी। आपको ये सोचना है कि सिमिलर फ्रीक्वेंसी माने क्या। देखिए एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मान लीजिए ये कोई वेव गया और कोई दूसरा वेव गया, इसके जैसा ही फ्रीक्वेंसी है इसका, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या हो गया? देखिए कि यहां पर ये दोनों ऐड हो गए, देखते ना, ध्यान से समझ में आएगा। यहां पर ये दोनों ऐड हो गए और यहां भी ये ऐड ही हो रहे एक प्रकार से। देखो प्लस के ऊपर प्लस है और नीचे वाले के ऊपर नीचे वाला है, पर जस्ट आगे आप देखोगे ना तो इसका जो प्लस है उसके ऊपर इसका माइनस है। फील करना है, फील करो, प्लस के ऊपर प्लस है तो क्या होगा? सोचो यहां पर उठ गया, प्लस के ऊपर प्लस तो उठ गया, माइनस के ऊपर माइनस है तो यहां पर ऐसे हो गया। लेकिन अगली बार क्या हो गया? प्लस के ऊपर माइनस एकदम कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल। ये कैंसिल हो गया, समझे? तो बीट कब सुनाई देता है? बीट का मतलब क्या कि तेज, समझ रही बात? एकदम से हाई हुआ और कहीं पर एकदम से जीरो हो जाए तो बीट बनता है, नहीं समझे? बीट कब बनता है? बन नहीं पा रहा, फील करवा रहे हो? फील करवा रहे हो बीट? देखिए बीट, अब हम पढ़ेंगे बीट का फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। अब देखो मैं समझा रहा हूं, फिनोमिना ऑफ बीट अराइजेस फ्रॉम इंटरफेरेंस ऑफ वेव हैविंग सिमिलर फ्रीक्वेंसी। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सिमिलर है। इस चक्कर में क्या हो रहा है? कहीं पर फ्रीक्वेंसी, कहीं पर तो वो एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है और कहीं पर क्या हो रहा है? कैंसिल। फिर कहीं पर बढ़ जाएगा, कहीं पर क्या हो जाएगा? तो एकदम से साउंड का बढ़ना फिर घटना, बढ़ना फिर, तो वहां पर बीट्स क्रिएट होते हैं। अब टॉपिक है बीट की फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में आपको कितने बीट्स मिलते हैं? एक सेकंड में कितने बीट्स मिलते हैं? जैसे मैंने कहा भैया एक सेकंड में मेरे 4 बीट्स बने, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 4। नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, एक सेकंड में कितने बीट्स बनते हैं? अब इसके लिए भी बहुत तगड़ी मैथमेटिक्स है, समझना। देखो देखो यहां पर आप समझने का प्रयास करो ध्यान से। तो यहां पर एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 11 हर्ट्ज है और यहां एक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी 9 हर्ट्ज है। दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, तो बहुत कम। और जब इन दोनों को हमने मिलाया ना तो हमें क्या देखने को मिलता है कि कहीं पर तो मैक्सिमा हो जा रहा है, कहीं पर क्या हो जा रहा है? मिनिमम। तो हमें बीट जो हमें देखो, तो समझना, अगर है कि 11 के हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी को 9 हर्ट्ज से मिलाएंगे तो ये ऑलमोस्ट सेम होंगे। क्या होगा? ऑलमोस्ट सिमिलर। और सिमिलर के मिलाने से कहीं पर वेव्स कैंसिल होंगे और कहीं पर ऐड हो जाएंगे, और जहां जहां पर कैंसिल होंगे ना वहां हमें बीट मिलेगा। क्या मिलेगा? ऐसा मान के चलो। तो हमें कितने बीट्स मिलने के चांस है समझिएगा। तो देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 11 है ना और इसकी 9 है तो कितने का डिफरेंस है बताओ? 2। तो यहाँ पर हमें 2 बीट्स मिलने के चांस है। कितने मिलने के चांस है? 2 बीट्स। तो ये तो डायग्राम से समझाने का तरीका था कि दो वेव्स आपस में इंटरफेरेंस कर रही है सिमिलर फ्रीक्वेंसी वाली। अब देखिए ये है एनालिटिकल मेथड फॉर बीट्स। बोलता हूं इस चैप्टर में खाली है, और खाली क्या है बताओ? डेरिवेशंस है, कैलकुलेशंस वाले। तो ये कैसे करते हैं? मान लीजिए एक है a cos ओमेगा 1t, एक है a cos ओमेगा 2t। फिर ये दोनों जाके मिलेंगे। अब इन दोनों में क्या देखिए, देखिए समझिए, एक है a cos ओमेगा 1t, एक है a cos ओमेगा 2t। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों आपस में, तो हमें a को कॉमन लेके अब मैथमेटिक्स लगानी है। जब हम मैथमेटिक्स लगाएंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, समझे नहीं? अब देखो इसमें मैं क्या करूं, लोगों को लगता है ये मास्टर तो कह रहा है कर लेना, मैं सारी पहन लेता हूं, तुम्हें याद हो जाएगा तो मैं सारी पहनने को तैयार हूं भाई, झूठ नहीं बोल रहा। अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर मैं ऐसे करवा भी दूं, लो भाई cos 1 ओमेगा 2 cos 2 लगाया हमने, cos अल्फा cos बीटा चल तेरे, तो हो थोड़ी जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो अब देखो हम जब यहां तक ले आएंगे ना इक्वेशन को, 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई टी cos t ओमेगा 1 प्लस। तो अब इसको जब हम इसको, अब आगे क्या है देखिए, आगे क्या समझिए, आगे फॉर हियर फॉर बीट्स, बीट्स के लिए हमने इसको चुना है, इस वाले को W1 माइनस W2, क्योंकि डिफरेंस की वजह से ही क्या क्रिएट हो रहा है? बीट्स। डिफरेंस की वजह से ही बीट क्रिएट होता है। तो हमने बोला देखो भैया बीट फ्रीक्वेंसी के लिए हमने बोला WB, क्या बोला? W1 माइनस W2 बाई 2। अब इस 2 को हमने इधर भेज दिया तो 2WB हो गया W1 माइनस W2, और हेंस बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल के आएगा यहां से जब हम करेंगे तो F1 माइनस F2। नहीं समझे भाई बात को? क्या आएगा? F1 माइनस F2। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, देखो यहां तक आपको ड्राइव करके आना पड़ेगा एग्जाम में। अगर आप मैथमेटिक्स के चक्कर में पढ़ोगे ये चैप्टर कभी नहीं आएगा, क्योंकि भाई प्योर ट्रिग्नोमेट्री लगा हुआ है। अब तुम्हें लगता है कोई मास्टर हमें ट्रिग्नोमेट्री समझा देगा, भाई मैं क्यों लगूं इसके पीछे? जब आज तक जो चीज तुम्हें नहीं आई वो कैसे? देखो मतलब कि इसका 11 हर्ट्ज है, इसका 9 हर्ट्ज है, तो हमें कितने मिलेंगे? 2 बीट्स पर सेकंड। एक सेकंड में 2 बीट्स मिलता रहेगा, हर सेकंड में 2 बीट। समझे मेरी बात को? तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हमने बीट्स के बारे में बात किया। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बीट। ये जो बीट्स का एप्लीकेशन हम कैसे, देखिए इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे। मान लीजिए मेरे पास एक गिटार है, ओल्ड गिटार, और एक मैं नया लेके आया, बिल्कुल बढ़िया से लेके आया नया और न्यू गिटार, और दुकानदार ने इसको ट्यून कर रखा है, गिटार को ट्यून कर रखा है, और सभी स्ट्रिंग की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, ट्यून कर रखा है। फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज किसी एक स्ट्रिंग की,
मान लो ई नाम का स्ट्रिंग है, 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ट्यून है, न्यू गिटार, बिल्कुल नया एकदम शार्प 10 हर्ट्ज। अब मेरा ओल्ड गिटार का साउंड मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैंने कहा क्या करूं, तो मैंने इसको ना एक दोस्त को बोला कि दोनों चल साथ में बजाएंगे। दोनों क्या करेंगे? न्यू, चुप हो जाओ। तो 10 हर्ट्ज का नया वाला ये तो ठीक है, मैंने इसको बजाना स्टार्ट, दोनों को साथ में हमने बजाया। जब हमने साथ में बजाना स्टार्ट किया तो मुझे ना एक बीट सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? एक बीट। अगर एक बीट सुनाई दिया तो मैं समझ गया कि भाई अगर इसका 10 हर्ज है तो इसका या तो 9 हर्ज होगा या तो इसका 11 हर्ज होगा। क्योंकि अगर आपको एक बीट सुनाई दिया, देखो इसका 10 हर्ज है तो इसका या तो 9 हर्ज हो सकता है या फिर इसका, समझ में आया? तो हमें आइडिया लग जाएगा कि अच्छा, तो हम थोड़ा सा ना चेंज करके देख लेंगे, 11 पे करके देखेंगे। हम अपने वाले को 11 पे करेंगे। अरे आइडिया लग गया ना हमें, एक बीट से हमें आइडिया लग गया कि या तो 9 हर्ज है या तो क्या है 11 हर्ज। तो अपने हिसाब से हम एक बार बढ़ा के देख लेंगे, एक बार घटा के देख लेंगे। और जब हमें कोई बीट सुनाई नहीं देगा, जैसे हमारा 0 बीट हो जाएगा, हम क्या समझ जाएंगे कि अगर ये 10 हर्ज है तो ये भी क्या है, क्योंकि बीट कभी तब सुनाई देता है जब इन दोनों के बीच में क्या हो, डिफरेंस। तो कितना आसान तरीका है ट्यूनिंग करने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम ट्यून कर लेते हैं। समझ में आया कैसे ट्यून करते हैं? अगर ये 10 है, इसको बजा के देखो, मान लो हमें सुनाई दिया 2 बीट्स, मतलब इसका 10 है तो इसका 8 हो सकता है, क्या हो सकता है, या फिर इसका 12 हो सकता है, क्योंकि या तो 8 होगा या तो क्या होगा 12, क्योंकि 10 हर्ज है इसका 8 है, तो सॉरी 10 हर्ज है और 2 बीट सुनाई दिए, तो डिफरेंस कितने का होगा, सॉरी दोबारा 10 हर्ज है इसका और मुझे इसके अंदर 2 बीट सुनाई दिए, 2 बीट, तो अगर 2 बीट सुनाई दिए तो आंसर या तो 8 होगा या तो कितना होगा, क्योंकि डिफरेंस का मतलब ऊपर भी देखना है। और नहीं समझ में आया ये बात? आगे लिखा इन फाइंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन सोर्स, वही वाली बात है, हम किसी की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। अगर इसका 10 है और मैंने इसको बजाया, कोई बीट सुनाई नहीं दिया, मतलब इसका भी 10 है तो इसका भी क्या है 10। अच्छा, ये बात समझ में आई कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि अगर इसका 10 है और 2 बीट सुनाई दिया तो इसका 8 होगा या फिर 12 होगा, क्योंकि डिफरेंस है ना, डिफरेंस ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। अब दोस्तों हमारे पास कुछ डायग्राम्स है, जैसे ये डायग्राम क्या है देखिए, बोथ एंड क्लोज। कभी भी बोथ एंड क्लोज हो तो फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए ऐसा डायग्राम बनता है स्ट्रिंग, सेकंड हार्मोनिक के लिए ऐसा, थर्ड के लिए ऐसा और फोर्थ के लिए ऐसा। तो एग्जाम में डायग्राम बनाने को आए तो याद कर लेना कि भैया वेव हम जनरेट कर रहे हैं और बोथ एंड क्लोज है, तो बताइए कि डायग्राम कैसे बन सकते हैं, डायग्राम कैसे बनेगा, समझ में आया? दूसरा ये स्ट्रिंग 1 एंड ओपन, अब एक स्ट्रिंग है जिसका 1 एंड ओपन है, एक क्लोज है एक क्या है ओपन, तो फंडामेंटल के लिए ऐसा बनता है, फर्स्ट के लिए ऐसा बनता है, थर्ड के लिए। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता। अब देखिए ये हमारा वो वाला है बांसुरी, ये मैंने वाला कौन सा बना के दिया आपको, एक एंड ओपन है और एक एंड क्या है क्लोज, तो फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक बांसुरी के लिए, थर्ड हार्मोनिक फिफ्थ हार्मोनिक। मैंने डायग्राम्स बनाए हैं, आप चाहो तो सारे डायग्राम को एनसीईआरटी से याद कर सकते हो। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को एंड किया। इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है लैप्लेस करेक्शन, बीट्स, ठीक है, लैप्लेस करेक्शन एंड और इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, उसी के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा जो भी आएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कल सुबह मिलते हैं कितने बजे, 8 बजे, 8 बजे मिल सकते हैं, ठीक है। तो कल सुबह मिलेंगे अपन 8 से जितना भी टाइम हो, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसका क्या था पिछली बार, फ्लूट्स का करेंगे हम, फ्लूट्स का और थर्मल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।